गुड इवनिंग सभी को। गुड इवनिंग सर। गुड कैसे इवनिंग हैं सर। सभी लोग? बस ठीक है सब सर। लोग ठीक है। सब लोग ठीक है। काफी दिनों से बात हुई बाद में। जी जी। सुनील जी, आपसे तो बात हो ही रही है, लेकिन साथ में हमारे बहुत सारे नए स्टूडेंट भी जुड़ चुके हैं। इस वाले कोर्स में बहुत सारे न्यू स्टूडेंट आए हैं। हाँ, ठीक है, तो सभी लोगों को मोस्ट वेलकम हमारी इस लाइव क्लास में। जितने लोग भी हम पे भरोसा दिखा के हमारे लाइव क्लास में जुड़े हैं, सभी को मोस्ट वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू। जी सर। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। पिछले जो स्टूडेंट है, जैसे कि पीएलसी वाले हमारे स्टूडेंट, बीएफडी वाले जो स्टूडेंट हैं, उनको मालूम है मेरे बारे में। लेकिन जो नए स्टूडेंट जुड़े हुए हैं उनको मैं अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देता हूँ। उसके बाद डायरेक्टली हम अपने क्लास को स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो मेरा नाम है अरुण गुप्ता। और जैसे कि आपको मालूम है कि मैं एक टीचर हूँ, जो कि मैं यूट्यूब पे पढ़ाता हूँ। साथ ही साथ में हमारा जो ऐप है, इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन ऐप, उस ऐप में बहुत सारे कोर्सेज के माध्यम से, लाइव क्लास के माध्यम से आप लोगों को मैं पढ़ाते आ रहा हूँ। अगर मैं अपना वर्क एक्सपीरियंस की बात करूँ तो मैं अराउंड 8 साल से काम कर रहा हूँ इंडस्ट्री में। 8 साल का मुझे वर्क एक्सपीरियंस है। 2015 से मैं इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ। ठीक है, इलेक्ट्रिकल फील्ड में काम तो मैं 2012 से कर रहा हूँ, लेकिन मैकेनिकल में था, उसके बाद इलेक्ट्रिकल में आया। फिर जाके मतलब 2015 से काम करना स्टार्ट किया हूँ। क्वालिफिकेशन की बात करूँ तो मेरे पास में आईटीआई, डिप्लोमा और बीटेक तीनों चीज़ें मेरे पास में हैं। तीनों चीज़ें करके रखा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे दोस्तों जो हमारा क्लास है, जैसे कि आपको मालूम है, ये क्लास हमारा पूरा का पूरा एक ड्राइंग के बारे में होने वाली है। जहां पे हम पूरा बेसिक लेवल से, एकदम जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे ड्राइंग को पढ़ना। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैं आप लोगों को दिखाऊं तो यहाँ पे मैंने एक ड्राइंग ओपन करके रखा हूँ। ठीक है, ये ड्राइंग मेरा एक बीएफडी का है। आपको दिख रहा है क्या ड्राइंग है? ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास में एक बीएफडी का ड्राइंग है। इस वाले बीएफडी का जो ड्राइंग है, उस ड्राइंग में जो वायर आके कनेक्ट हुआ है, कैसे कनेक्ट हुआ है, उसको कनेक्ट करने के बाद क्या वर्क हो रहा है, क्यों कनेक्ट किया गया है, वो सब चीजें जो होती है ना, मैं आपको डिटेल वे में एक्सप्लेनेशन देने वाला हूं। चाहे वो बीएफडी हो, चाहे आपका पीएलसी हो, इसके अलावा जो हमारा मोटर फीडर्स होते हैं, या फिर जो इलेक्ट्रिकल पैनल होता है, एलटी पैनल, एसटी पैनल, हमारा जो एसीबी ब्रेकर हो गया, बीसीबी ब्रेकर हो गया, इस टाइप का ड्राइंग बहुत ही ज़्यादा हार्ड पड़ता है, सब कोई समझ नहीं पाता है। उन सब चीज़ों को मैं आपको इस वाले लाइव क्लास में पूरा सिखाने वाला हूं। अगर आप लोग मेरे साथ में लाइव क्लास में जुड़े हो तो मैं गारंटी देता हूं कि जब हमारा ये कोर्स खत्म होगा ना, उस टाइम पे आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आप खुद कहोगे कि यदि इस मशीन में कोई फॉल्ट आया है तो उस फॉल्ट को मैं खुद सॉल्व कर सकता हूं, बिना सुपरवाइजर के हेल्प लिए, बिना सीनियर के हेल्प लिए। इतना गारंटी मैं करता हूं कि आपको इतना लेवल पे मैं आपको सिखा दूंगा ड्राइंग पढ़ना। एक चीज यहां पे मैं क्लियर करना चाहता हूं कि जो ड्राइंग का क्लास होगा, ये पूरा का पूरा थियोरिकल तरीके से होगा, प्रैक्टिकल नहीं होगा। ठीक है, इंडस्ट्री में जाके मैं आप लोगों को लाइव क्लास के माध्यम से सिखा नहीं सकता हूं, तो ड्राइंग के माध्यम से ही पूरा चीजें एक्सप्लेन कर दूंगा। लेकिन एक्सप्लेनेशन इतना अच्छा तरीके से होगा कि पूरा चीजें आपको समझ में आएगा, आपको लगेगा कि पूरा प्रैक्टिकली हम उसको समझ रहे हैं। ठीक है, तो अभी के टाइम पे आप लोगों को कुछ माइंड में डाउट होता है वो पूछ सकते हो, नहीं तो डायरेक्टली हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। हाँ सर, कहाँ से सर? जैसे आप कहाँ के रहने वाले हैं सर, ये तो सर पता देखिए नहीं। देखिए, मैं प्रॉपर तो अभी के टाइम पे भोपाल में रहता हूँ, भोपाल मध्य प्रदेश में। और मेरा जो गांव है यूपी, बिहार, यूपी में है, गोरखपुर के पास। ठीक है, प्रॉपर मैं एमपी, मतलब अभी के टाइम पे एमपी में सेटल हो गया हूँ, भोपाल में। ठीक है, चलिए, ये सब बातें तो होते रहेंगी। ठीक है, हमारे पास में टाइम लिमिटेड है, क्लासेस भी बहुत ज़्यादा लंबा नहीं है, 15 दिन का टाइम दिया हूँ मैंने। 15 दिन में मुझे आप लोगों को सभी चीज़ सिखाना है, तो ज़्यादा टाइम हम वेस्ट नहीं करेंगे। तो आज का जो पहला क्लास है, इस क्लास में हम स्टार्ट करेंगे पुश बटन से। इलेक्ट्रिकल ड्राइंग यदि हमें समझना है तो सबसे पहले क्या चीज़ समझना पड़ता है? एनओ एनसी। अगर आप एनओ एनसी कॉन्सेप्ट समझ लिए ना, तो इलेक्ट्रिकल ड्राइंग आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। इलेक्ट्रिकल ड्राइंग छोड़िए, आप इलेक्ट्रिकल वायरिंग भी ना बहुत आसान तरीके से कर दोगे। जैसे कि आपसे कोई बोले कि इस प्रकार से कोई वायरिंग कर दो, कोई कंडीशन दे दिया गया, कोई किसी प्रकार का लॉजिक दे दिया गया और कहा जाता है कि आप इस प्रकार से वायरिंग कर दीजिए, तो वो वायरिंग आप कर लोगे यदि आपको पूरा एनओ एनसी का जो कहानी है ना, वो कहानी आपको समझ में आ गया। तो एक तरीके से आप ये समझिए कि अगर आप इंग्लिश पढ़ना सीखना चाहते हो तो सबसे पहले आपको एबीसीडी सीखना पड़ेगा। और इलेक्ट्रिकल ड्राइंग यदि आपको सीखना है तो आपको एनओ एनसी का कॉन्सेप्ट जो है ना, वो कॉन्सेप्ट आपको समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। उसी कॉन्सेप्ट को आज की इस क्लास में हम पूरा सीखने वाले हैं। ठीक है, तो पुश बटन क्या होता है आप लोगों को मालूम होगा, किसी को नहीं मालूम क्या पुश बटन क्या होती है? तो पुश बटन जो होता है, ये हमारा एक प्रकार का स्विच है। हमारे घरों में जो बल्ब होती है, उस बल्ब को चालू बंद करने के लिए हम एक स्विच का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि आपके पास में यहाँ पर एक बल्ब है, मैंने एक यहाँ पे एक बल्ब बना दिया। अब इस बल्ब को मुझे ग्लो करवाना है, तो ग्लो करवाने के लिए क्या करते हैं, हम एक स्विच लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक स्विच बना देता हूँ और इस स्विच को मैं यहाँ पर फेस सप्लाई दे देता हूँ
और इसके बाद इस फेज सप्लाई से आउटपुट को ले जाके बल्ब के साथ कनेक्ट करता हूं। इसके बाद इसको न्यूट्रल सप्लाई चाहिए होगा तो न्यूट्रल सप्लाई हम डायरेक्टली इस प्रकार से कनेक्ट करते हैं। ऐसा ही करते हैं ना, ऐसा ही करते हैं ना हम। घर में जो बल्ब होती है उसको ग्लो करवाना हो तो इस प्रकार का एक स्विच लगा देंगे और बल्ब को कनेक्ट कर देंगे। अब यहाँ पे जो ये स्विच जो है, ये कौन सा स्विच है हमारा? एनो टाइप का स्विच है, लेकिन ये हमारा एक क्या बोलेंगे, मैकेनिकल स्विच हो जाएगा, जिसको हम मैकेनिकल नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको, मोमेंट्री स्विच सर, मोमेंट्री स्विच बोलेंगे, ठीक है, करेक्ट, मोमेंट्री स्विच हो गया। ये हमारा मोमेंट्री स्विच हो गया, जिसको हम एक बार प्रेस करेंगे तो उसके पोजीशन पे जाके रुक जाएगा। जैसे कि आप इस स्विच को प्रेस करोगे तो ये चालू होगा तो चालू ही रहेगा, फिर आपको इसको बंद करना तो फिर से इसको ऑफ करना पड़ेगा, ऐसा ही करना पड़ता है ना। अब यदि इस वाले पुश बटन का इस्तेमाल यदि आप करोगे तो ये पुश बटन थोड़ा सा अलग टाइप से होता है, ठीक है। ये इसमें क्या होगा, यदि आप इस वाले पुश बटन को प्रेस करोगे तो ये अंदर की तरफ जाएगा और इसके पीछे में यहां पे एक कुछ लगा हुआ है, इसको हम बोलते हैं एलिमेंट। ये जो है इसको हम एलिमेंट बोलते हैं। एलिमेंट के अंदर कॉन्टैक्ट होता है, जैसे कि एनो कॉन्टैक्ट होता है और एनसी कॉन्टैक्ट होता है। एनो एनसी क्या है अभी एक्सप्लेन कर दूंगा। तो कॉन्टैक्ट जो भी होगा, चाहे एनो हो चाहे एनसी हो, उसका जो कॉन्टैक्ट होगा वो चेंज हो जाएगा। सेम जिस प्रकार से हम यहाँ पे स्विच को प्रेस कर रहे हैं उसी प्रकार से यहाँ पे चेंजेस होता है, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों मैं बोल रहा हूँ कि एनो कॉन्टैक्ट एनसी कॉन्टैक्ट, तो एनो का मतलब क्या होता है, क्या होता है बताइए? नॉर्मली ओपन, नॉर्मली ओपन। और एनसी का मतलब क्या हो जाएगा? नॉर्मली क्लोज। ठीक है। अब नॉर्मली ओपन और नॉर्मली क्लोज का मतलब क्या हुआ, एक बार थोड़ा सा समझते हैं, उसके बाद आगे की चीजों को हम समझ लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो पुश बटन है, इस पुश बटन को यदि मैं इस पुश बटन को यदि मैं बिना प्रेस करूं, नहीं प्रेस करूं, कुछ भी नहीं करूं, तो इस कंडीशन में इस वाले पुश बटन का जो कॉन्टैक्ट है, जैसे कि एनो कॉन्टैक्ट का सिंबल हम इस प्रकार से बनाते हैं और एनसी कॉन्टैक्ट का सिंबल कुछ इस प्रकार से बनाते हैं। तो बिना पुश बटन को कुछ किए, म्यूट सर सभी को म्यूट करिए ना, बोल रहे हैं तो और भी लोग, ठीक है। तो बिना पुश बटन को प्रेस किए आपका जो एलिमेंट है उस एलिमेंट का कंडीशन क्या है, उस कंडीशन के अकॉर्डिंग यहां पे नॉर्मली ओपन नॉर्मली क्लोज बताता है। यदि हम बात करें नॉर्मली ओपन, तो ओपन का मतलब क्या हुआ, यहां पे ओपन है, मतलब कि पावर सप्लाई यदि आप यहां पे कनेक्ट करोगे तो वो पावर सप्लाई यहां से फ्लो नहीं होगा। यदि पावर सप्लाई फ्लो नहीं होता है तो इसको हम बोलेंगे ओपन कंडीशन में है। तो यदि आपसे कहा जाए कि एनो पुश बटन है तो इसका मतलब समझ लीजिएगा कि सर्किट ओपन है। और एनसी का मतलब कि यहां पे देखोगे एक क्रॉस लाइन बना हुआ है, मतलब कि पावर सप्लाई यदि हम यहां पे कनेक्ट करेंगे तो ये पावर सप्लाई ऑटोमेटिकली यहां से निकल जाएगा, मतलब कि ये हमारा क्लोज है, ठीक है। अब यदि यहां पे सर्किट ओपन है, इस कंडीशन में यदि हमारे पास में कोई पुश बटन है, उस पुश बटन के पीछे एलिमेंट जो लगा हुआ है उसको यदि हम प्रेस करते हैं, पुश बटन को यदि प्रेस करेंगे तो ये एनो कॉन्टैक्ट क्लोज हो जाएगा, जिसकी वजह से पावर सप्लाई आगे फ्लो होने लगेगा, ठीक है। और यदि इसके पीछे में एनसी लगा हुआ है, जैसे कि ये पुश बटन जो है इसके पीछे एलिमेंट जो लगा होता है वो एनसी लगा होता है, तो यदि यहां पे एनसी लगा हुआ है तो इसको यदि हम प्रेस करेंगे तो यहां पे एनसी कॉन्टैक्ट जो होगा वो ओपन हो जाएगा, ठीक है। कैसे होगा अभी आगे हम समझेंगे। इतना चीजें समझ में आ गया क्या? कुछ डाउट है, कुछ डाउट है क्या इसमें? चलिए नहीं सर, चलिए कोई नहीं, बहुत सिंपल सा चीज है ये, आपको मालूम होगा। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो यहां पे जैसे कि मैंने बताया कि जो हमारा एनो पुश बटन होता है उसका सिंबल हम कुछ इस प्रकार से बना सकते हैं। यदि हमारे पास में एनो पुश बटन है तो उसका सिंबल हम इस प्रकार से बनाएंगे, एनसी पुश बटन है तो इस प्रकार से बनाएंगे। इन दोनों सिंबल में केवल एक चीज का चेंजेस आप देखोगे, एक चीज का डिफरेंस है। यहां पे जो ये वाला एनो पुश बटन है इसमें देखोगे ये जो पुश बटन है ना, ऊपर का कॉन्टैक्ट जो है ये कॉन्टैक्ट यहां पे कनेक्ट नहीं है। यदि यहां पे कनेक्ट होता तो वो बन जाता एनसी, और यदि कनेक्ट नहीं है तो ये है हमारा एनो, ठीक है। तो सिंबल बहुत ही सिंबल जो है बहुत ही सिंपल है, आपको सिंपली ये समझना है, ओपन कंडीशन में तो एनो पुश बटन हो जाएगा, क्लोज कंडीशन में तो एनसी पुश बटन हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों यहां पे आप देखिए, अब दोस्तों जैसे कि मैंने आपको सिंपल सा एक एग्जांपल दिया था कि हमारे पास में घरों में जो स्विच होता है उस स्विच को कनेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, फेज सप्लाई लेके आते हैं और न्यूट्रल सप्लाई लेके आते हैं, उसको स्विच के साथ कनेक्ट करते हैं। अभी के टाइम पे आप इसको स्विच समझिए, पुश बटन मत समझिए, स्विच समझिए। और इस स्विच के जरिए हमने एक बल्ब को कनेक्ट करके रखे हैं और इस बल्ब को न्यूट्रल सप्लाई चाहिए तो इसके लिए हमने एक पावर सोर्स के साथ कनेक्ट कर दिए। यहां पे जो सिंबल बना हुआ है ये कौन सा पावर सप्लाई है, एसी पावर सप्लाई है कि डीसी है, कौन सा है? डीसी सप्लाई। अगर एसी पावर सप्लाई होता तो क्या बना होता यहाँ पे सेनेस्टोडियल कर जी इस प्रकार से सिंबल आपको देखने को मिल जाता एसी के लिए, और डीसी के लिए इस प्रकार से हम बैटरी वाली जो सिंबल होती है उसको बना देते हैं।
तो यहां पे अभी के टाइम पे आप देखोगे एक सिंपल सा कनेक्शन जो कि हमारे घरों में होता है। अभी के टाइम पे आप लोग बताइए कि यदि मैं यहां पे इस वाले पुश बटन को ना प्रेस करूं, कुछ भी ना करूं, तो इस कंडीशन में क्या मेरा यहां पे बल्ब जो है वो बल्ब चालू रहेगा कि बंद रहेगा? ये ऑन रहेगा कि ऑफ रहेगा? बताइए। ऑफ। ऑफ रहेगा। ऑफ क्यों ऑफ रहेगा? रहेगा। ऑफ रहने के पीछे का रीजन क्या है? क्यों चालू नहीं है यहाँ पे? क्योंकि नॉर्मली ओपन है जी बटन। बिल्कुल, यहां पे ये ओपन है। ओपन कंडीशन में क्या हो रहा है? पावर सप्लाई जो यहां पे आया है, यहां पे पावर सप्लाई रहेगा कि नहीं रहेगा? अगर मैं मल्टीमीटर हाँ। ले लूं, मेरा जो मल्टीमीटर है, इस मल्टीमीटर को ले लिया, ठीक है, यहां पे एक मल्टीमीटर मेरे पास में, इसको मैंने वोल्टेज पे सेलेक्ट कर दिया और सेलेक्ट करने के बाद मैं यहां पे क्या करता हूं, मल्टीमीटर के एक प्रोब को नेगेटिव पे कनेक्ट कर दिया और दूसरे प्रोब को यहां पे कनेक्ट कर दिया। क्या मुझे यहां पे मल्टीमीटर में वोल्टेज शो करेगा? करेगा। करेगा। ओके, चलिए मैं अब यहां पे लगा देता हूं और इस जगह पे लगाता हूं। अब शो करेगा क्या? नहीं, नहीं नहीं सर। करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि कांटेक्ट नहीं बन रहा है इसलिए क्योंकि यहां क्लोज पे, सर्किट नहीं हो रहा है। क्योंकि आप देख सकते हो यहां पे जो हमारा पावर सप्लाई है, वो पावर सप्लाई यहां से फ्लो होते हुए इस जगह पे जा पा रहा है, लेकिन इससे आगे जाने के लिए रास्ता यहां पे ब्रेक है। तो यदि यहां पे कोई रास्ता है ही नहीं तो पावर सप्लाई आगे कैसे फ्लो होगा? तो पावर सप्लाई को यदि हमें यहां से फ्लो करवाना है तो इसके लिए इस वाले पुश बटन को हमें प्रेस करना पड़ेगा। प्रेस करते क्या होगा, यहां का पावर सप्लाई आगे फ्लो होगा और इस वाले बल्ब को चालू कर देगा। ऐसा ही होगा ना? जी। अब यदि मैं इसको फिर से रिलीज कर दूं तो क्या यहां पे बल्ब चालू रहेगा कि फिर बंद हो जाएगा? बंद हो बंद हो जाएगा। जाएगा। बंद हो जाएगा। तो इतना चाहिए, सिंपल सा सर्किट है। ये सर्किट समझ में आ गया ना? हाँ, जी सर। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब देखिए यहां पे मैंने एक और बल्ब ले लिया, ठीक है। अब इस बल्ब को मुझे चालू करना है तो इसके लिए मैंने यहां पे एक दूसरा पुश बटन जो आता है ना एनसी वाली, उस पुश बटन को मैंने यहां पे कनेक्ट कर दिया हूं। कनेक्शन हो गया। अब कनेक्शन करने के बाद यहां पे बताइए कि ये बल्ब जो है, ये बल्ब मेरा चालू रहेगा कि बंद रहेगा? चालू रहेगा। चालू रहेगा। इसके पीछे का रीजन ये है कि जो हमारा यहां पे पुश बटन है, ये पुश बटन पावर सप्लाई को आगे फ्लो करवा रहा है और यदि ये पावर सप्लाई को आगे फ्लो करवाएगा तो इस वाले बल्ब को यहां से क्या पावर सप्लाई मिलेगा? फेज सप्लाई मिलेगा कि पॉजिटिव पावर सप्लाई, पॉजिटिव पावर सप्लाई मिलेगा कि फेज सप्लाई मिलेगा? यहां पे इस जगह पे मुझे कौन सा पावर सप्लाई मिलेगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव पावर सप्लाई मिलेगा। और इस जगह पे नेगेटिव। नेगेटिव मिलेगा। ठीक है। अब दोस्तों देखोगे यहां पे ये पुश बटन जो है ये क्या कर रहा है, हमेशा पावर सप्लाई को यहां से फ्लो करवा के बल्ब को ग्लो करवा रहा है। अब यदि मैं यहां पे आके इस वाले बटन को प्रेस कर दूं तो क्या होगा, ये नीचे की तरफ चला जाएगा और नीचे की तरफ जाने के बाद यहां पे पावर सप्लाई जो आ रहा है इस जगह पे, ये पावर सप्लाई इस जगह पे नहीं जा पाएगा, जिसके वजह से बल्ब हमारा चालू नहीं हो पाएगा। लेकिन जैसे मैं इस वाले पुश बटन को रिलीज करूंगा तुरंत ये ऊपर की तरफ जाएगा, इससे कनेक्ट हो जाएगा और कनेक्ट होने के बाद इस वाले बल्ब को चालू कर देगा। ऐसा ही होगा ना? चलिए इतना चीज समझ में आ गया? क्लियर है इतना यस। चीज? चलिए बढ़िया। अब देखिए, अब यहां पे मैंने एक कंडीशन लगा दिया थोड़ा सा अलग तरीके से। अब देखोगे यहां पे मेरे पास में पुश बटन है, इस पुश बटन के पीछे में मैंने दो एलिमेंट कनेक्ट किया हूं, दिख रहा है आप लोगों को? ओके, मैंने दो एलिमेंट कनेक्ट कर दिया हूं और कनेक्ट करने के बाद यहां पे एक डायग्राम बनाया हूं, सेम डायग्राम में जो अभी हमने समझे। लेकिन अभी के टाइम पे केवल मैं इस वाले बटन, अच्छा छोड़िए बटन को दबाने से पहले अभी बताइए यहां पे बल्ब ए ग्लो होगा कि बल्ब बी ग्लो होगा? कौन सा यहां पे चालू रहेगा? मैं इसको बोल देता हूं ए है, ये बी है। कौन सा बल्ब यहां पे चालू रहेगा? बी चालू रहेगा। चलिए बढ़िया है। अब मैं यहां पे इस वाले पुश बटन को प्रेस कर रहा हूं, फर्स्ट वाली पुश बटन जो है, ए पुश बटन जो है, इसको मैं प्रेस कर रहा हूं, बी वाले को प्रेस नहीं कर रहा हूं, केवल ए वाले को प्रेस किया। और इसको प्रेस करने के बाद अभी के टाइम पे बताइए कौन सा बल्ब चालू रहेगा, कौन सा बंद रहेगा? ए चालू रहेगा, बी बंद हो जाएगा। बी क्यों बंद हो जाएगा? बी को तो मैंने बटन को दबाया नहीं, बी वाले को। दोनों नहीं, चालू रहेगा सर। वो नहीं सर, वो दोनों इंटरलॉकिंग है ना। इंटरलॉक दोनों बटन, मतलब एक बटन पुश करेंगे तो एक एनसी स्टेट में है और एक एनओ स्टेट में है, तो एनओ स्टेट वाला जो है वो एनसी हो जाएगा और एनसी वाला एनओ हो जाएगा, इसलिए। जी बिल्कुल। यहां पे आप देखोगे मैंने छोटा छोटा डॉट बनाया हुआ, यहां पे देखो ना इस टाइप से डॉट बना हुआ है, दिख रहा है आप लोगों को? यहां पे दिखा कुछ डॉट बना हुआ है इस प्रकार से। ये जो डॉट होता है ना, कहीं भी ड्राइंग में यदि आप देखोगे इस प्रकार से डैश डैश लाइन, ये जो डैश डैश लाइन होती है ना, किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में आप देखोगे, किसी भी इलेक्ट्रिकल ड्राइंग में यदि आप देखोगे तो आप समझ लीजिएगा ये बताता है कि मैकेनिकली इंटरलॉक है। मतलब कि यदि इसके साथ में और इसको इस प्रकार से डॉटेड लाइन से जोड़ दिया गया है
तो आप केवल यहां पे ये समझिएगा कि इस बटन को प्रेस करेंगे तो इसके साथ में ये भी जुड़ा हुआ है, तो दोनों के दोनों एक साथ में ऑपरेट होंगे। जैसे कि मैंने यहां पे पुश बटन में लगाया हूं, इस पुश बटन के पीछे इस वाले पुश बटन के पीछे में एक एनो पुश बटन है और एक एनो है, सॉरी एक एनसी है। एलिमेंट जो लगा हुआ है यहां पे एनो लगा हुआ है, यहां पे एनसी लगा हुआ है। तो यदि मैं इसको प्रेस करूं तो दोनों के दोनों चेंज होंगे कि नहीं होंगे? होगा सर। होगा ना। तो यहां पे पुश बटन जो है इसके पीछे दो एलिमेंट लगा हुआ है, दोनों एक साथ चेंज होंगे। वही चीजें मैंने यहां पे डायग्राम के माध्यम से आपको दिखा दिया हूं कि इस वाले बटन को यदि मैं प्रेस करूं तो ये बटन भी साथ में ऑपरेट हो जाएगा, जिससे क्या होगा, यहां से पॉजिटिव पावर सप्लाई आएगा और ये डायरेक्टली चला जाएगा इस बल्ब को, तो ये बल्ब हमारा चालू हो जाएगा और इसके साथ में ये भी ऑपरेट हुआ तो ये नीचे की तरफ चला जाएगा, जिसके वजह से क्या होगा, ये बल्ब जो है ये बल्ब हमारा ऑफ हो जाएगा। अब यदि मैं यहां पे दोबारा से पुश बटन को रिलीज कर दूं तो क्या होगा, यहां पे ये बल्ब जो है ये बल्ब हमारा चालू हो जाएगा और ये बल्ब हमारा ऑफ हो जाएगा। क्लियर है? क्लियर। ठीक है। अब यहां पे अब मैं यहां पे छोटा सा सर्किट में चेंजेस करता हूं। ठीक है, अभी के टाइम पे भूल जाइएगा कि यहां पे चलिए पीछे वाले ड्राइंग पे ले लेता हूं और यहां पे मेरा ड्राइंग है, इस ड्राइंग में मैं थोड़ा सा चेंजेस करना चाहता हूं। अब मैं चाहता हूं यहां पे कि कुछ ऐसा कर दूं जिससे कि मैं यदि यहां पे इस वाले बल्ब को ग्लो करवाने के लिए, ये वाला बल्ब मुझे चालू करना है, इसको चालू करने के लिए मुझे कुछ ऐसा करना है जिससे कि मैं दो पुश बटन को साथ में प्रेस करूं, तब जाके चालू होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं? मैं यहां पे बोल रहा हूं कि मेरे पास में यहां पे दो पुश बटन होगा, एक पुश बटन तो ये लगा हुआ है, दूसरा यहां पे मेरे पास में एक्स्ट्रा में रखा हुआ है, इसको भी यहां पे मैं कहीं कनेक्ट करना चाहता हूं इस वाले सर्किट में। अब कंडीशन मेरे पास में यह है कि मैं यहां पे दोनों पुश बटन को साथ में प्रेस करूंगा तब जाके मेरा बल्ब ग्लो होना चाहिए। कौन सा वाला बल्ब? तो ये वाली बल्ब। अब बताइए कि मुझे यहां पे किस सर्किट पे कहां पे कनेक्ट करना होगा, बताइए। वो बटन सर सीरीज में लगाने पड़ेंगे। हाँ जी, सीरीज में लगाना पड़ेगा। सीरीज में लगाना पड़ेगा। चलिए मैं यहां पे सीरीज में लगा देता हूं, चालू हो जाएगा क्या? नहीं, एनओ के आगे, एनओ और बल्ब के बीच में, एनओ के साथ में ना, तो मतलब कि मुझे यहां पे कनेक्ट करना पड़ेगा, सही है? हाँ एग्जैक्टली। चलिए बढ़िया। तो एनओ पुश बटन जो है इसी के सीरीज में क्यों कनेक्ट करना पड़ा? क्यों नहीं मैं यहां पे कनेक्ट कर देता और इसको कनेक्ट करने के बाद यहां पे मेरा ये बल्ब ऑपरेट होता? ये एंड इस लॉजिक है। कंडीशन में लाइट जलेगा ही नहीं सर। क्यों नहीं? यहां दोनों पे ठीक कंडीशन ये बन रहा है कि जो हमारा यहां पर पुश बटन है, ये पुश बटन क्या हो गया, ये एनओ टाइप से हो गया। तो एनओ टाइप से होने के बाद क्या करेगा, ओपन कर देगा। तो सर्किट जब दो जगह पे ओपन रहेगा तो दोनों को क्लोज करना पड़ेगा, तब जाके यहां तक पावर सप्लाई फ्लो होगा ना। तो यदि मुझे इस बल्ब को दो जगह से चालू करना है तो इस कंडीशन में यहां पे और दोनों जगह चालू करना है, प्लस मैंने यहां पे ये भी बोला कि सॉरी मैंने कुछ गलत बोल दिया, यहां पे कंडीशन ये था कि बल्ब जो हमारा है उस बल्ब को चालू करने के लिए हमें दो बटन को प्रेस करना पड़ेगा। यदि मैं दोनों में से किसी एक बटन को केवल प्रेस करूं तो लाइट चालू नहीं होना चाहिए, या फिर लाइट को चालू करना तो दोनों बटन हमारा साथ में प्रेस होने तब जाकर ऑपरेट होना चाहिए। तो हमें मालूम है इसको प्रेस करूंगा तो ये क्या करेगा, यहां का पावर सप्लाई इधर से लेकर के इसको प्रेस करने के बाद ये क्लोज हो जाएगा, क्लोज होने के बाद इधर पहुंचा देगा यहां पे। अब इससे आगे पावर सप्लाई पहुंचाना है तो इसको प्रेस करना पड़ेगा, तब जाके पावर सप्लाई यहां से होते हुए इधर आगे जाएगा। मतलब कि यदि हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो दोनों पुश बटन को प्रेस करना पड़ेगा जब यदि पुश बटन हमारा एनो होता है। तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आया क्या कि दोबारा एक्सप्लेन करूं? आया समझ में ये चीज जो बताया मैंने? दो पुश बटन को साथ में सीरीज में क्यों कनेक्ट करेंगे, इसके पीछे का रीजन समझ में आ गया? जी सर। या फिर सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो क्या होगा, ये क्लियर है? अब यदि मैं यहां पर एनसी लगा दूं, यहां पे यदि मैं एनसी लगा दूं, यहां पे एनो है, अब मुझे बताइए कि क्या यह बल्ब अभी चालू रहेगा कि बंद रहेगा? बंद रहेगा। बंद रहेगा ना। अब यदि मैं केवल इस वाले बटन को प्रेस करूं तो लाइट चालू हो जाएगा, हाँ और इसको प्रेस कर दूं तो क्या होगा, बंद हो जाएगा। बंद क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे हमारा जो सर्किट है वो सर्किट ओपन हो जाएगा। ये तो प्रेस करके रखा हूं तो ये चालू कर दिया है, लेकिन इसको प्रेस करने के बाद ये ओपन कर देगा, जिसकी वजह से ये लाइट हमारा चालू नहीं होगा। आया क्लियर? यस। ठीक है। अब देखिए, अब यहां पे मैं यदि क्या करूं, इस वाले, चलिए ये तो बता चुका हूं, ठीक है, इतना चीज क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं आगे। अब दोस्तों यहां पे हम बात कर रहे थे लाइट की। क्या हम लाइट को चालू बंद करने के लिए पुश बटन इस्तेमाल करते हैं? नहीं करते ना। इंडस्ट्री में क्या चीज यूज होता है चालू करने के लिए पुश बटन का? स्विच। फ्लिप फ्लॉप स्विच यूज करते हैं। ठीक है, हम मोस्टली कंडीशन में पुश बटन का इस्तेमाल कॉन्टेक्टर को, किसी मशीन को, किसी
पैनल को चालू बंद करने के लिए करते हैं। या फिर पुश बटन यदि लगा होता है तो इंडिकेटर लाइट जो होता है उसको चेक करने के लिए, किसी सर्किट को चेक करने के लिए, इस प्रकार से सर्किट बनाते हैं। लेकिन इस प्रकार का बल्ब जो होता है, जैसे कि घर में जो बल्ब होती है, उसको चालू बंद करने के लिए यूज नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते? क्योंकि इसको प्रेस करने के बाद यदि छोड़ देंगे तो वापस ऑफ हो जाएगा। यदि एनसी यूज करते तो हमेशा चालू रखेगा और प्रेस करने के बाद बंद कर देगा, फिर छोड़ेंगे फिर चालू हो जाएगा। तो यदि हमें यहां पर पुश बटन का यूज करना है तो उसका इस्तेमाल मोस्टली कंडीशन में कॉन्टेक्टर को चालू बंद करने के लिए यूज करते हैं। और इंडस्ट्री में कॉन्टेक्टर का कॉन्सेप्ट यदि आपने समझ लिए तो आगे की चीजें जो होगा ना ड्राइंग का बहुत आसान तरीके से आप समझ जाओगे। अब यहां पे एक सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ चेंजेस है नहीं। एक कॉन्टेक्टर है, कॉन्टेक्टर कैसे काम करता है उसको बताने से पहले यहां पे मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, पूछना चाहूंगा कि अभी के टाइम पे आप बताइए कि यहां पे मेरे पास में दो कॉन्टेक्टर है, कॉन्टेक्टर ए और कॉन्टेक्टर बी। अब इन दोनों में से कौन सा चालू रहेगा? बी, बी चालू रहेगा। ए क्यों चालू नहीं है? क्योंकि वो ओपन सेम कहानी यहां पर है कि जो हमारा कॉन्टेक्टर नंबर ए है उसके सर्किट में हमने एनो कॉन्टेक्ट लगाए हैं। एनो कॉन्टेक्ट की वजह से पावर सप्लाई आगे नहीं जा पा रहा है। जिस प्रकार से हमारे बल्ब में पावर सप्लाई नहीं जा रहा था उसी प्रकार से यहां पे भी नहीं जा पा रहा है और कॉन्टेक्टर यहां पे उसी लिए बंद है। अब यदि कॉन्टेक्टर ए को चालू करना है तो मुझे इस वाले बटन को प्रेस करना पड़ेगा। इसको प्रेस करके सर्किट को चालू करूंगा और उसके बाद ही केवल मेरा यहां पे कॉन्टेक्टर चालू होगा। ऐसा ही होगा ना? ठीक है। अब यहां पे कॉन्टेक्टर बी जो है ये चालू रहेगा कि बंद रहेगा? चालू रहेगा। अब इसको बंद करना तो सिंपली इसको प्रेस करूंगा, बंद हो जाएगा। ऐसा ही है ना? ठीक है। तो ये तो बेसिक, बहुत बेसिक हो गया, बहुत इजी वाली चीजें बताया। अब हम थोड़ा सा आगे मूव करेंगे धीरे धीरे हार्ड पे। ठीक है, बहुत सारी चीजें मेरे पास में यहां पर है आप लोगों के लिए। सर्किट डायग्राम अलग अलग है, इसको हम पूरा पढ़ेंगे बेसिक में। ठीक है, उसके बाद हमारा जो इलेक्ट्रिकल पैनल का डायग्राम्स होते हैं, ड्राइंग होती है, उनको पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे, उसके बाद हम आगे एडवांस लेवल पे जाएंगे। तो यहां पे अभी के टाइम पे मेरे पास में एक कॉन्टेक्टर है। कॉन्टेक्टर का वर्किंग किसको किसको नहीं मालूम? कॉन्टेक्टर क्या होता है, कैसे वर्क करता है, सभी को मालूम है? क्या हो गया? नहीं। कॉन्टेक्टर नहीं मालूम क्या? आप लोगों मालूम में तो से है सर, लेकिन आप लोगों में से कोई एक्सप्लेन ऐसा है बहुत कि जो अच्छा इंडस्ट्री करते में हैं। अभी काम नहीं कर रहे हैं, मतलब कंपनी में कभी काम नहीं किए, ऐसा कोई है क्या? सर सीखना चाहते ना सर, दिक्कत वो बात की है फिर से। बिल्कुल सिखाएंगे, एक सवाल है बस, हम पूरा चीज़ सिखाएंगे। ऐसा आप लोग बोलोगे कि हाँ मालूम भी है तब भी मैं बताऊंगा, क्योंकि देखिए बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट जो हैं अभी रिकॉर्डिंग क्लासेस देखेंगे, जो हम रिकॉर्डिंग इसका प्रोवाइड करेंगे। इसके अलावा बहुत सारे स्टूडेंट को हो सकता है कि बोल नहीं पा रहे, शर्माते होंगे और वो बिना बोले ही सब कुछ सोचते होंगे कि सर बता देंगे, और शायद हम नहीं बताए तो उनके लिए वो चीज़ें स्किप हो जाएगा। तो हम पूरा चीज़ें एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे। ठीक है, बाकी आप लोगों को शर्माना नहीं है, नए स्टूडेंट जो है, ठीक है, जो पुराने स्टूडेंट है यहाँ पे, तो वो डायरेक्टली आंसर देंगे, जवाब देंगे, क्योंकि उनको मालूम है बीएफडी क्लास में, पीएलसी क्लास में हम डायरेक्टली बात करते हुए चीज़ें सीखते हैं। तो आप लोगों को शर्माना नहीं है। यदि आपके माइंड में कुछ डाउट बनता है, डायरेक्टली माइक को चालू करिए और पूछ लीजिए, फिर बोलने के बाद में माइक को दोबारा बंद कर दीजिएगा, जिससे कि डिस्टर्बेंस ना हो, नॉइज ना आए कि क्लास में। ठीक है, तो आप लोगों के माइंड में डाउट बनता है, तुरंत पूछिए, कुछ भी हो क्लास के बारे में आप डायरेक्टली पूछ सकते हो, कोई मतलब रुकावट नहीं है यहाँ पे कि आप क्वेश्चन नहीं पूछ सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन पूछ सकते हो कभी भी। यहां पे आप देखोगे मेरे पास में एक कॉन्टेक्टर है। ठीक है, कॉन्टेक्टर का यूज कहां पे करते हैं, सबसे पहले इसको समझते हैं, उसके बाद कैसे वायरिंग होगा, किस प्रकार से वर्क होगा, उसको समझेंगे। ठीक है, तो यहां पे कॉन्टेक्टर जो होता है इसको हम एक बोलते हैं इलेक्ट्रोमैकेनिकल स्विच, या फिर इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस भी हम बोल सकते हैं। ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि इस वाले डिवाइस को हम इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाई दे के चालू बंद करते हैं। और यदि हम इसको यदि बात करें कि इसका इस्तेमाल कहां पे करते हैं, तो जहां पर भी हैवी लोड को चालू बंद करना हो, जैसे कि हमारा मोटर हो गया, हीटर हो गया, कोई मशीन हो गया, कोई पैनल हो गया, उनको यदि इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाई देना है तो उनके लिए हम कॉन्टेक्टर का इस्तेमाल करते हैं। अगर मैं आपसे बोल दूं कि यहां पे मेरा जो पुश बटन है, इस वाले पुश बटन का मैं यूज करता हूं, यहां पे एक पुश बटन बना देता हूं, एक मैंने यहां पे पुश बटन लगा दिया और इसको मैंने यहां पे फेस सप्लाई दे दिया, और इसके जरिए मैंने एक सिंगल फेस के मोटर को कनेक्ट कर दिया हूं और इस मोटर को न्यूट्रल सप्लाई यहां पे दे दिया हूं। अब मैं बोलता हूं कि यहां पे जो मोटर है, इस मोटर का करंट रेटिंग जो है वो 40 एम्पियर है। अब क्या मैं यहां पे इस वाले पुश बटन के जरिए इस मोटर को चालू बंद कर सकता हूं? नहीं, क्यों नहीं कर सकता हूं? क्योंकि पुश बटन का ज्यादा। करंट रेटिंग, पुश बटन का भी एक करंट रेटिंग वो जी, बेयर नहीं जो करेगा। हमारा पुश बटन होती है, इसको प्रेस करेंगे मोटर चालू हो जाएगा, लेकिन चालू होने से ज्यादा दिक्कतें ज्यादा चालू हो जाएगा। ठीक है, प्रॉब्लम क्या आएगा कि पहला प्रॉब्लम तो यही होगा कि जो हमारा पुश बटन होती है उसका करंट रेटिंग बहुत कम होता है। मोस्टली कंडीशन में ज्यादा से ज्यादा देखोगे तो 6 एम्पियर का मिलेगा आपको, उससे ज्यादा नहीं मिलता है पुश बटन।
अगर बाई चांस कोई महान आदमी ने बना दिया 16 एम्पियर का भी, तो यहाँ पे 40 एम्पियर का मोटर हमारे पास में है, तो 40 एम्पियर का करंट को क्या हम पुश बटन के जरिए चालू बंद करेंगे? या फिर आप लोगों ने एक चीज और देखे होंगे ना कि जब हमारे घरों में फ्रिज जो होता है घर का, उस फ्रिज को जब हम चालू करते हैं तो आपने देखा होंगे स्पार्किंग होता है स्विच को चालू करती है, होता है कि नहीं होता है? स्विच को एसी को चालू करने के टाइम पे स्पार्किंग होता है कि नहीं होता है स्विच में? होता है ना? क्यों होता है? क्योंकि हम अचानक से पावर सप्लाई को चालू करते हैं, चालू करने पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स यहां से यहां फ्लो होना स्टार्ट होगा, तो वहां पे इलेक्ट्रॉन जो होता है एयर में फ्लो होता है, जिसकी वजह से स्पार्किंग जनरेट हो जाती है। तो यदि यहां पे स्पार्किंग जनरेट होगा तो स्पार्किंग की वजह से हमारा जो स्विच है वो क्या होगा, जल जाएगा, धीरे धीरे मेल्ट होते रहेगा, फिर उसमें क्या होता है, स्विच के ऊपर खुदरापन आ जाएगा, स्पार्किंग ज्यादा होता है तो स्विच पूरा जल जाती है। इसके अलावा यहां पे यदि हम इसको डायरेक्टली प्रेस करके चालू बंद करेंगे तो हमारे लाइफ के लिए भी रिस्क हो जाएगा, क्योंकि हम डायरेक्टली यहां पे 40 एम्पियर का करंट को चालू बंद कर रहे हैं, वो भी उंगली के जरिए। थोड़ा सा अगर इसका इंस्टॉलेशन जो है वो वीक हो जाता है तो डायरेक्टली टच हो जाएगा हमारे हाथ से, ठीक है। करंट ज्यादा फ्लो होगा तो यहाँ पे इसका इंसुलेशन रेसिस्टेंस कम होगा ही, तो वहां पे इलेक्ट्रिक शॉक लगने का चांस होगा। उसको तो दूर की बात है, यहाँ पे ये जो स्विच है इसका कैपेसिटी नहीं है इतना चालू बंद करने के लिए, प्लस वहां पे जो स्पार्किंग जनरेट होगा उस वाले स्पार्किंग को कम करने का भी ऑप्शन नहीं रहता है इस प्रकार के नॉर्मल स्विच में। तो यदि आपको किसी हैवी डिवाइस को चालू बंद करना है तो उसके लिए आपको इस प्रकार का एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस इस्तेमाल करना होगा, जिसको हम बोलते हैं कॉन्टेक्टर। अब कॉन्टेक्टर में जो कॉन्टेक्टर के अंदर देखोगे तो एक आर्क सूट लगा होता है, वो क्या करता है कि स्पार्किंग जो जनरेट होती है ना, जब चालू बंद करने के टाइम पे स्पार्किंग जो जनरेट होती है उस वाले स्पार्किंग को अलग अलग स्प्लिट कर देता है, एयर में जाके बुझा देता है। बुझाने की उसके अंदर क्षमता रहती है, जो स्पार्किंग होगा उस स्पार्किंग की वजह से कॉन्टेक्टर जले नहीं। ज्यादा हैवी करंट को चालू बंद करने के लिए उसमें कैपेसिटी होता है। इसके अलावा कॉन्टेक्टर को हम इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाई दे के कहीं दूर से भी चालू बंद कर सकते हैं, इसीलिए मोस्टली कंडीशन में हम एक कॉन्टेक्टर का इस्तेमाल करते हैं हैवी लोड को चालू बंद करने के लिए। अब इससे हैवी लोड हो जाए तो क्या यूज करेंगे? कॉन्टेक्टर हमारा जो होता है मोस्टली कंडीशन में आपको 500 एम्पियर तक मिल जाएगा, ठीक है। अब मैं बोल दूं कि 1000 एम्पियर के सर्किट एमसीबी एयर सर्किट ब्रेकर यूज कर सकते हैं सर, अगर हेवी अब मान लीजिए कि एयर सर्किट ब्रेकर से ऊपर क्या आता है, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर, उसके ऊपर SF6 सर्किट ब्रेकर, SF6, ठीक है। तो इस प्रकार से जो सब क्या होता है सेम सब किसके ऊपर सर? हेलो, हाँ जी सर ब्रेकर के ऊपर क्या बोल रहे हैं आप? SF6। देखिए, पहला हो गया कॉन्टेक्टर जो बेसिक हम यूज करते हैं। कॉन्टेक्टर के बाद में आता है हमारा एसीबी ब्रेकर, जो कि हम मोस्टली कंडीशन में एलटी पैनल जो होती है उस एलटी पैनल में पावर सप्लाई को चालू बंद करने के लिए यूज करते हैं। अब जो आपके कंपनी में पावर सप्लाई आता है, ज्यादा पावर सप्लाई आता है, वोल्टेज ज्यादा होती है, करंट रेटिंग ज्यादा होता है, तो उसके लिए हम वीसीबी ब्रेकर का यूज करते हैं। उससे भी ज्यादा पावर सप्लाई है, 33 केवी का पावर सप्लाई है, ज्यादा करंट रेटिंग है, तो उसको चालू बंद करने के लिए SF6 सर्किट ब्रेकर का यूज करते हैं। और ये सभी के सभी जो होता है ना, पूरा वर्क जो होता है इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाई के जरिए हम उसको चालू बंद करते हैं। केवल उसमें सभी इनमें सभी जो चेंजेस हैं वो केवल है कि जो हमारा स्पार्किंग जनरेट हो रहा है उनको बुझाने का तरीका क्या है। कॉन्टेक्टर में छोटा सा आर्क सूट लगा होता है, एसीबी ब्रेकर भी हमारा मोस्टली कंडीशन में सिमिलर होता है। एसीबी ब्रेकर में भी आर्क सूट लगाता है, लेकिन उसमें बड़ा चेंबर होता है जिससे कि ज्यादा स्पार्किंग को वो स्प्लिट कर सके। इसके बाद यहां पे हमारा आता है कौन सा वाला बीसीबी ब्रेकर। बीसीबी ब्रेकर में क्या होता है, वैक्यूम होता है, मतलब कि किसी प्रकार का एयर नहीं होता है, केवल कॉन्टेक्ट जो होती है निर्वात में चालू बंद होता है, जिसकी वजह से स्पार्किंग ज्यादा बुझाने की क्षमता रहती है। उसके अंदर अगर गैस मतलब कि कुछ भी नहीं है तो आग लगेगा क्या? यदि किसी चैम्बर के अंदर में ऑक्सीजन ही नहीं है, हवा ही नहीं है, कुछ भी नहीं है, उसके अंदर हम स्पार्किंग जनरेट करेंगे, क्या स्पार्किंग बनेगा? बिना एयर के, बिना ऑक्सीजन के स्पार्किंग बन सकता है क्या? नहीं बनेगा ना। तो वहां पे हम बीसीबी ब्रेकर का यूज करते हैं। अब उसके अलावा उससे एडवांस लेवल पे होता है SF6 ब्रेकर, सल्फा क्या बोलते हैं उसको, सल्फर हेक्साक्लोराइड, ठीक है, सल्फर हेक्साक्लोराइड, ठीक है, मैं भूल रहा था। तो SF6 सर्किट ब्रेकर जो होता है उसके अंदर एक क्या बोलते हैं केमिकल रहता है, जिसको गैस बोलते हैं, गैस ही होता है, ठीक है। वो गैस जो होता है उस गैस के अंदर स्पार्किंग जो बुझाने की क्षमता होती है वो ज्यादा होता है, तो उसके लिए हम SF6 सर्किट ब्रेकर का यूज करते हैं। अब SF6 के बाद में जो होता है ना ब्रेकर, मोस्टली कंडीशन में एयर वाली जो हमारा स्विच होता है, जैसे कि AB स्विच बोलते हैं ना, कंपनी में जो पावर सप्लाई आता है आपने देखोगे ST लाइन में, वहां पे हम स्विच यूज करते हैं। AB स्विच मालूम है? यस। AB स्विच जो हम पावर सप्लाई जाते हैं, पूरा कंपनी का पावर सप्लाई बंद करना तो एक हैंडल होता है, उसको नीचे कर देते हैं, उठाते हैं चालू बंद करने के लिए, वहीं पे DO फ्यूज लगा होता है। चालू बंद करते कि नहीं करते? ठीक है, तो उससे ज्यादा हो जाता है तो हम AB स्विच का इस्तेमाल करते हैं। चलिए वो सब आगे की बातें हैं। अभी के टाइम पे हमारे पास में एक कॉन्टेक्टर है, तो इस कॉन्टेक्टर का यूज क्यों करते हैं वो हमने समझ लिए।
अब इस कॉन्टेक्टर में कौन कौन सा टर्मिनल है, कौन सा टर्मिनल क्यों यूज करते हैं उसको समझ लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। तो देखिए यहां पे जो कॉन्टेक्टर है, इस कॉन्टेक्टर में आपको सबसे पहले तो देखने को मिलेगा L1, L2, L3 और यहां पे L4 भी है। ठीक है, यहां पे 4 इनपुट टर्मिनल दिया गया है और आउटपुट में यहां पे देखोगे T1, T2, T3, T4 दिया गया है। अब यहां पे आप लोग बताइए कि जो यहां पे L1, L2, L3, L4 ये टर्मिनल जो है, इस टर्मिनल को हम क्या बोलते हैं? इनकमिंग टर्मिनल। पावर का इनकमिंग टर्मिनल है, पावर टर्मिनल लिख देता हूं। ठीक है, पावर टर्मिनल है जो कि इनकमिंग के लिए यूज होगा। अब इसके बाद यहां पे जो T1, T2, T3, T4 जो है ये भी हमारा पावर टर्मिनल ही होता है, लेकिन ये आउटगोइंग के लिए होता है, तो यहां पे आउटगोइंग लिख देता हूं। ठीक है, तो इनपुट टर्मिनल जो हमारा 3 फेज का पावर सप्लाई है, अगर आपके पास में कोई मोटर है, उस मोटर को यदि आप कनेक्ट करना चाहते हो तो कनेक्ट करने के लिए आप क्या करोगे, आपका जो 3 फेज का पावर सप्लाई है, जैसे कि R फेज का पावर सप्लाई, Y फेज का पावर सप्लाई, B फेज का पावर सप्लाई, उस पावर सप्लाई को लाके आपको L1 पे, L2 पे और L3 पे कनेक्ट करना होगा। अगर न्यूट्रल सप्लाई भी है तो उसको लाइए यहाँ पे 4 पोल वाली कॉन्टेक्टर है तो चौथे पे कनेक्ट कर दीजिए। अब यदि मेरा यहाँ पे मोटर जो है इसको 3 फेज का पावर सप्लाई देना है तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे T1 से पावर सप्लाई लेके जाऊंगा R फेज का, T2 से पावर सप्लाई लेके जाऊंगा Y फेज का और T3 से लेके जाऊंगा B फेज का पावर सप्लाई। और यदि कहीं न्यूट्रल पे यूज हुआ तो न्यूट्रल लेके चला जाऊंगा कनेक्ट करने के लिए। ऐसा ही करते हैं ना? जी सर। ठीक है, इतना चीज क्लियर होगा। पावर टर्मिनल कहां पे यूज करते हैं, क्यों यूज करते हैं, कैसे वायरिंग करेंगे। चलिए अब देखिए, अब यहां पे हमारे पास में एक दूसरा टर्मिनल आ गया, कौन सा, A1 और A2। A1 टर्मिनल पे हम कौन सा पावर सप्लाई कनेक्ट करते हैं? अच्छा, ये कौन सा टर्मिनल होगा? A1 A2 का हम क्या बोलेंगे? कॉइल। कॉइल का टर्मिनल बोलते हैं, इसको कॉइल बोलते हैं। ठीक है, कॉइल का टर्मिनल बोलते हैं। A1 A2 को हम कॉइल का टर्मिनल बोलते हैं। इस टर्मिनल पे हमें क्या चीज कनेक्ट करना पड़ता है? क्या मैं यहाँ पे मोटर वाली जो पावर सप्लाई जा रही है उस पावर सप्लाई को लाके यहाँ पे कनेक्ट कर दूं और यहाँ से मोटर को कनेक्ट कर दूं क्या? यूज करते हैं, कंट्रोलिंग के लिए यूज करते हैं। कंट्रोलिंग के लिए। अगर मुझे इस कॉन्टेक्टर को चालू करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, बताइए आप लोग। इसको A1 पे बताइए, A1 पे क्या करूंगा, A1 पे क्या करूंगा? A1 पे फेज सप्लाई दे दूंगा, चलिए बढ़िया। और A2 पे न्यूट्रल दे दूंगा। अब A1 पे फेज सप्लाई दे दिया, A2 पे न्यूट्रल सप्लाई दे दिया, मैंने पावर सप्लाई यहां पे दे दिया। कॉन्टेक्टर चालू हो जाएगा कि बंद रहेगा? हो जाएगा, चालू हो जाएगा। तो इससे पहले वो डिपेंड करता है आपकी कॉइल कितनी उसकी है जी, मतलब 400 की है या 220 की है। आएंगे उस पे भी आएंगे। ठीक है, तो अभी के टाइम पे यहाँ पे हमने इस कॉन्टेक्टर को पावर सप्लाई दे दी है और मान के चलते अभी हमारा कॉन्टेक्टर 230 वोल्ट वाली है। ठीक है, कोयल का वोल्टेज क्या होगा हम समझेंगे, अभी थोड़ा रुक के समझेंगे। ठीक है, तो अभी मैंने इसको पावर सप्लाई दे दिया। पावर सप्लाई देने के बाद जो यहाँ पे पावर सप्लाई मैंने कनेक्ट किया था पहले, जैसे कि RYB तीनों फेज का पावर सप्लाई जो यहाँ पे कनेक्ट किया था मोटर के लिए, वो पावर सप्लाई अब मुझे यहाँ से मिलना स्टार्ट हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? होगा सर। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे पावर सप्लाई में अगर मैं न्यूट्रल सप्लाई को ब्रेक करता हूं, फेज सप्लाई को नहीं ब्रेक किया, न्यूट्रल सप्लाई को काट दिया, क्या मुझे यहाँ पे पावर सप्लाई मिलेगा? मेरा मोटर रन होगा? नो सर, नहीं होगा ना। चलिए कोई बात नहीं। अब मैं फेज सप्लाई को यहाँ पे काट दिया, अब न्यूट्रल को कनेक्ट कर दिया, नहीं मिलेगा। तो यदि मुझे यहाँ पे पावर सप्लाई जो कनेक्ट है, इस पावर सप्लाई को यहाँ से आगे पहुंचाना है तो इस कॉन्टेक्टर का जो A1 A2 टर्मिनल है, इस पे मुझे फेज सप्लाई और न्यूट्रल सप्लाई कनेक्ट करना पड़ेगा, तभी जाके मोटर मेरा चालू होगा। क्लियर है? जी सर। अब यहाँ पे एक चीज और समझिए, मेरा जो यहाँ पे A1 A2 टर्मिनल है ना, इस पे पावर सप्लाई कनेक्ट करने से पहले हमें यहाँ पे ये देखना होता है कि इसको पावर सप्लाई आखिर कितना देना है, कितना वोल्टेज पे ऑपरेट होगा। तो मोस्टली कंडीशन में यदि आप कॉन्टेक्टर को देखोगे तो वहां पे आपको ना देखने को मिलेगा, सबसे पहले AC पावर सप्लाई पे बात करें तो आपको यहाँ पे 24 वोल्ट AC पावर सप्लाई, इसके अलावा 110 वोल्ट, 230 वोल्ट और 415 वोल्ट का कॉन्टेक्टर देखने को मिल जाएगा AC पावर सप्लाई में। अगर हम बात करें DC पावर सप्लाई की तो DC पावर सप्लाई में 12 वोल्ट, 24 वोल्ट, 110 वोल्ट मोस्टली कंडीशन में ये देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये चीज कहां पता चलेगा कि हमें कि इस इतना वोल्टेज हमें देना है, कौन सा वोल्टेज इस कॉन्टेक्टर को देना है, कहां पता चलेगा?
कहाँ पे लिखा होता है? कॉन्ट्रैक्टर की कॉइल कॉइल पे लिखा हुआ है। साइड में। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्टर का जो कॉइल होता है, इस कॉन्ट्रैक्टर में यहाँ पे कॉइल जो है ऊपर ही दिया हुआ है, तो इसमें आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। आपको यहाँ पे ऊपर में यहाँ पे एक नेम प्लेट चिपका होता है जहाँ पे 230 वोल्ट एसी लिखा होता है, इस प्रकार से 50 हर्ज या फिर 60 हर्ज लिखा होता है इस प्रकार से। जैसे कि मेरा यहाँ पे एक कॉन्ट्रैक्टर है, ये कॉन्ट्रैक्टर है, इस कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर में यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो कॉन्ट्रैक्टर है, इस कॉन्ट्रैक्टर को चालू करने के लिए कितना वोल्टेज मुझे देना पड़ेगा। और इस कॉन्ट्रैक्टर में A1 A2 टर्मिनल जो है ऊपर साइड में है, यहाँ पे इधर ही दिया गया है सामने साइड, लेकिन इसमें ऊपर के साइड दिया गया है। ठीक है, क्लियर है? इसके अलावा आप चाहो तो कॉन्ट्रैक्टर का जो डाटा शीट होता है, जैसे कि यहाँ पे डाटा शीट है और इस वाले कॉन्ट्रैक्टर में यहाँ पे डाटा शीट है, इस डाटा शीट पे पढ़ के आप समझ सकते हो कि कोयल का जो ऑपरेटिंग वोल्टेज है वो वोल्टेज कितना है और हमें यहाँ पे कितना वोल्टेज इसको चालू करने के लिए देना पड़ेगा। क्लियर है? ठीक है, अगर मेरा यहाँ कॉन्ट्रैक्टर के डाटा प्लेट पे लिखा हुआ है 415 वोल्ट, तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? देना पड़ेगा। मैं A1 टर्मिनल पे आर फेज का पावर सप्लाई दे दिया, A2 टर्मिनल पे न्यूट्रल सप्लाई दे दिया, चालू हो जाएगा क्या? नहीं सर, नहीं होगा, पड़ेगा नहीं तो भी 2 फेज देना इस पड़ेगा। कंडीशन में क्या होगा कॉन्ट्रैक्टर में? अगर मैंने 230 वोल्ट दे दिया, 415 वाली ये कॉन्ट्रैक्टर है लेकिन 230 वोल्ट दे दिया, कुछ होगा क्या इसमें? कॉइल ऑपरेट नहीं होगा। कॉन्ट्रैक्टर जल जाएगा क्या? नहीं सर, हमिंग नॉइज आएगी सर, काम नहीं। हमिंग का साउंड सुनाई देगा आपको। मोस्टली कंडीशन में हमिंग का साउंड, हम करके ऐसा आवाज आती है ना कभी कभी कॉन्ट्रैक्टर में, तो वो कॉन्ट्रैक्टर में हम का आवाज कब आती है? जब वोल्टेज कम होता है या फिर कॉन्ट्रैक्टर जो होता है प्रॉपर तरीके से कनेक्ट नहीं हो पाता है तब। तो अभी के टाइम पे हम वोल्टेज कम दे रहे तो हमें मालूम है कि हमिंग का साउंड आएगा। अगर नहीं भी आता है तो इस कंडीशन में कॉन्ट्रैक्टर चालू नहीं होगा। हमिंग का साउंड भी आएगा तो कॉन्ट्रैक्टर चालू नहीं होगा। अगर नहीं भी आ रहा है आपके कॉन्ट्रैक्टर में, मान लीजिए कि हाई क्वालिटी का कॉन्ट्रैक्टर बना हुआ है और वोल्टेज कम देने पे चालू नहीं हुआ, ना ही हमिंग का साउंड दिया, तो इस कंडीशन में यहां से पावर सप्लाई यहां पे फ्लो नहीं होगा। अगर आपको पावर सप्लाई फ्लो करवाना है तो इस जगह पे भी आपको दूसरा पावर सप्लाई देना पड़ेगा। अब मैं यहाँ पे आर फेज का पावर सप्लाई दे दिया, यहाँ भी आर फेज का पावर सप्लाई दे दिया, कॉन्ट्रैक्टर चालू हो जाएगा? नहीं, क्यों नहीं होगा? 2 फेज यहाँ भी फेज दे दिया, यहाँ दे दिया, हो जाना चाहिए ना। क्योंकि सेम पोटेंशियल पे इसलिए। जी बिल्कुल, Potential यहाँ पे difference मुझे नहीं। अब आर फेज का नहीं, दूसरा फेज का पावर सप्लाई, चाहे मैं बी का वाई का कनेक्ट कर दूं या फिर बी फेज का पावर सप्लाई कनेक्ट कर दूं, उन दोनों में से एक को कनेक्ट करूंगा तब जाके कॉन्ट्रैक्टर मेरा चालू होगा। ऐसा ही ना? जी सर। चलिए बढ़िया। अब देखिए, अब कॉन्ट्रैक्टर को चालू कैसे करना ये तो हमने समझ लिया। अब यहाँ पे एक चीज और बच गया। क्या बच गया बताइए? यहाँ पे हमारा जो कंट्रोल कॉन्टैक्ट, अब यहाँ पे हमारा बचा हुआ है एनो कॉन्टैक्ट और एनसी कॉन्टैक्ट, यही है ना? तो यहाँ पे मैंने आपको पावर टर्मिनल का बता दिया, सॉरी कॉन्ट्रैक्टर के कॉइल का और पावर टर्मिनल का बता दिया। इसके बाद यहाँ पे बच गया हमारा कॉइल टर्मिनल। कॉइल टर्मिनल आखिर होता क्या है? सर होल्डिंग के लिए काम में आता है और इंटरलॉक के लिए। होल्डिंग के लिए, इंटरलॉक के लिए, इंडिकेशन सर्किट के लिए, या फिर आप किसी और प्रकार का फीडबैक देना चाहते हो तो उसके लिए भी आप यहाँ पे एनो एनसी कॉन्टैक्ट का यूज करोगे। अब मुझे बताइए कि अगर मैंने आपको बता दिया हूं कि एनो का मतलब क्या है, एनसी का मतलब क्या है। अब सिंपल सा मुझे एक चीज बताइएगा कि मैं यहाँ पे एक बल्ब ले लिया हूं, इस बल्ब को मैंने डायरेक्टली न्यूट्रल सप्लाई दे दिया और इस बल्ब को फेज सप्लाई देने के लिए यहाँ पे कौन सा है? एनो है। तो एनो कॉन्टैक्ट पे फेज सप्लाई यहाँ पे कनेक्ट कर दिया और यहाँ से एक वायर को लेकर इस लाइट को कनेक्ट कर दिया। मेरा बल्ब अभी कॉन्ट्रैक्टर बंद है। अभी के कंडीशन में यहाँ पे लाइट चालू रहेगा कि बंद रहेगा? बंद रहेगा। बंद रहेगा सर। बंद रहेगा ना? क्यों बंद रहेगा? क्योंकि इसमें ऑक्सिलरी सप्लाई नहीं है। ऑक्सिलरी पावर सप्लाई कॉइल के लिए, कॉइल के लिए ऑन नहीं है सर, होल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर ऑन नहीं है सर। कॉन्ट्रैक्टर ऑन नहीं है तो यहाँ पे लाइट चालू नहीं रहेगा। सही आंसर है कि ये? नहीं ये एनो है, कॉन्टैक्ट एनो है। जी बिल्कुल, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर के कॉइल से कोई मतलब नहीं है, उसको किसी प्रकार का लेना देना नहीं है उस वाले एनो कॉन्टैक्ट को। अभी के टाइम पे मेरा कॉन्ट्रैक्टर चालू है कि बंद है, केवल उससे मतलब है मेरे को। और यहाँ पे जो वायर कनेक्ट किए हैं, जहां कहाँ पे कनेक्ट किए उससे मतलब है। अभी के टाइम पे आप देखोगे मैंने क्या किया हूं, फेज सप्लाई जो है एनो कॉन्टैक्ट पे कनेक्ट किया हूं। ये भी एनो है, ये भी एनो है। इस वाले एनो कॉन्टैक्ट पे इनकमिंग पावर सप्लाई दिया तो इसका आउटपुट पावर सप्लाई मुझे यहीं पे मिलेगा ना? जी सर। यस। क्या यहाँ पे मिल सकता है क्या मुझे पावर सप्लाई? नहीं मिलेगा ना, ये अलग टर्मिनल हो गया। तो ये टर्मिनल इस वाले टर्मिनल से कनेक्ट होता है। और एनो का मतलब मैंने आपको बताया नॉर्मली ओपन, मतलब कि ओपन रहेगा, पावर सप्लाई को आगे फ्लो नहीं होने देगा। इस कंडीशन में ये लाइट हमारा बंद रहेगा। अब मैं यहाँ पे पावर सप्लाई नहीं देता हूं, कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर में यहाँ पे ढक्कन खोला और इसको दबा दिया, लाइट चालू होकर बंद रहेगा।
चालू हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जिसने भी बोला था कि यहाँ पे A1 A2 टर्मिनल पे पावर सप्लाई देंगे तभी जाके ऑपरेट होगा, तो वो गलत है। मैं किसी भी तरीके सर, से कॉन्टेक्टर को चालू कर दूं, लाइट मेरा चालू हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस करता हूं। एनो कॉन्टेक्ट क्या यूज करने से क्या होगा आपको पता चल गया। चलिए यहाँ पे मैं क्या करता हूं, फेस सप्लाई लिया और इसको एनसी पे कनेक्ट कर दिया और एनसी के आउटपुट से इस वाले बल्ब को फेस सप्लाई दे दिया। अब बताइए लाइट चालू रहेगा कि बंद रहेगा? चालू चालू रहेगा ना। क्यों चालू रहेगा? क्योंकि यहाँ पे हम एनसी यूज कर रहे हैं। एनसी कॉन्टेक्ट पावर सप्लाई को हमेशा फ्लो करवाएगा और ये लाइट जो है, ये लाइट हमेशा चालू रहेगा। अब मैं इसको दबाता हूं, दबा दिया इसको, अब क्या होगा? बंद हो जाएगा। बंद हो जाएगा, लाइट हमारा ऑफ हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया एनो कॉन्टेक्ट का कॉन्सेप्ट, एनसी का कॉन्सेप्ट। क्लियर है सबको? किसी को भी डाउट है क्या अभी के टाइम पे? क्योंकि देखो सर, एक आगे क्वेश्चन है। आगे जो चीजें मैं बताने वाला हूँ, आगे जो ड्राइंग पढ़ेंगे ना, बहुत ज्यादा यूज होगा एनो एनसी। ठीक है, तो इस चीज को आपको अच्छे तरीके से आपके माइंड में फिट कर लेना। अगर आपको थोड़ा भी डाउट है तो पूछ लीजिए, दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा। यहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। क्लियर है? चलिए, सबको क्लियर है लगता है। ठीक है, शर्माइएगा बिल्कुल भी मत। सर, ठीक है? एक मिनट सर, एक क्वेश्चन है। जी, अगर कंटेक्टर कॉइल का नेम प्लेट पे सबमिट किया कि कितना कनेक्ट उसमें सप्लाई देना है, तो कैसे मालूम करेंगे हम लोग कि कितना वोल्टेज इसको सप्लाई देना है? देखिए कॉन्टेक्टर के कॉइल पे मिट गया तो इसका मॉडल नंबर यहाँ पे लिखा होता है। मॉडल नंबर को गूगल पे सर्च मार दीजिए, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, और कोई मल्टीमीटर से चाहे अदर कोई मल्टीमीटर तरीका से है? आप और पता नहीं कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि देखो डीसी कॉइल भी हो, चाहे डीसी कॉन्टेक्टर हो, चाहे एसी कॉन्टेक्टर हो, दोनों में कॉइल बने होते हैं। दोनों का जो रेसिस्टेंस होता है समथिंग सिमिलर ही आएगा। मतलब सिमिलर आएगा, क्या आएगा वो मैं कभी मेजर नहीं किया हूँ, उसको मालूम नहीं है, तो मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बता सकता हूँ। तो मल्टीमीटर के जरिए तो आप पता नहीं कर सकते हो, ये कोई भी नहीं पता करके बता पाएगा कि ये एसी पावर सप्लाई पे वर्क करेगा कि डीसी पे, या फिर कितना वोल्टेज उसको कनेक्ट करना है, कोई नहीं बता पाएगा जब तक कि आप इसको रीड ना करो। तो इस कंडीशन में आप क्या करोगे, यहाँ पे सबसे पहले तो इसका मॉडल नंबर जो है उसको रीड करना पड़ेगा, उसको सर्च करना पड़ेगा आपको। ओके सर। या फिर आप एक तरीका भी इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे बोलते हैं ना अंधेरे में टीवी चलाने वाला। आप पहले डीसी सप्लाई कनेक्ट करिए 12 वोल्ट, फिर 24 वोल्ट, फिर 110 वोल्ट। नहीं हुआ तो एसी सप्लाई लगाइए, पहले लगाओगे 24 वोल्ट, फिर 110 वोल्ट, फिर 230 वोल्ट, फिर 415। किस पे चालू हुआ चेक कर लीजिए। इस कंडीशन में हो सकता है सर, कि आपका कोई कॉइल पर, एक मिनट सर, कोई कॉइल पे ऐसा दिया होता है जो इलेक्ट्रिक कॉइल रहता है, उस पर डीसी कनेक्ट करने के लिए नॉट अलाउ बोलता है। हाँ बोलता है ना, वो बताने वाला था मैं कि अगर यहाँ पे अंधेरे में तीन मारोगे तो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपका जो कॉन्टेक्टर है वो डीसी पावर सप्लाई को या फिर एसी पावर सप्लाई को झेल ही नहीं पाए, जल जाए वहाँ पे। ठीक है, तो वैसा नहीं करना है आपको, कभी हीट एंड ट्रायल नहीं करना है आपको। सिंपली यहाँ पे रीडिंग करना है, रीड करके देख लीजिए। या फिर हो सकता है कॉन्टेक्टर देखो, एक पैनल में जो होता है ना, पैनल के अंदर बहुत सारे कॉन्टेक्टर लगे होते हैं और मोस्टली कंडीशन में सेम टाइप का होता है। ठीक है, तो वहां पे देख लीजिए दूसरा कॉन्टेक्टर जो लगा हुआ है, यदि दोनों सेम टू सेम दिख रहा है तो दूसरा वाले को देख लीजिए और उसका जो वोल्टेज है उसको देख के उतना वोल्टेज आप एक बार अप्लाई करके देखिए कि वर्क हो रहा है कि नहीं हो रहा है। वर्क कर जाएगा, अगर नहीं करता है तो फिर उसका रेटिंग दूसरा होगा। ठीक है, ये पावर और इसमें कंट्रोल कॉन्टैक्ट मतलब अलग अलग हो सकता है ना, मतलब पावर में एसी डीसी हो, जी दोनों अलग अलग। जी बिल्कुल। देखिए अभी यहाँ पे एक चीज और क्लियर कर लेते हैं। ठीक, अच्छा क्वेश्चन बोले। तो यहाँ पे मेरा जो कॉन्टेक्टर है, इस कॉन्टेक्टर का पावर टर्मिनल पे मैंने यहाँ पे एसी पावर सप्लाई कनेक्ट किया, यहाँ पे फेज सप्लाई कनेक्ट किया, यहाँ पे न्यूट्रल सप्लाई कनेक्ट किया इस कॉन्टेक्टर को चालू करने के लिए। अब क्या मैं यहाँ पे डीसी पावर सप्लाई को कनेक्ट कर सकता हूँ? कनेक्ट कर सकता हूँ कि नहीं? जी जी। क्या मैं यहाँ पे इन दो पॉइंट पे, एक मिनट, यहाँ पे कॉन्टेक्टर जो है 4 पोल वाली है, इसको समझते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या किया, सर थोड़ा आवाज क्लियर नहीं आ रहा है। म्यूट कर दीजिए सबकी स्क्रीन विचार हुआ। ठीक है, अभी के टाइम पे मैं क्या करता हूं, यहाँ पे L1 टर्मिनल जो है इस पे मैंने फेज सप्लाई कनेक्ट कर दिया और L2 टर्मिनल पे मैंने यहाँ पर न्यूट्रल सप्लाई को कनेक्ट कर दिया। इसके बाद यहाँ पे 2 और टर्मिनल है ना, इसमें 4 पोल वाली कॉन्टेक्टर है, तो यहाँ पे मैंने पॉजिटिव पावर सप्लाई कनेक्ट कर दिया और यहाँ पे नेगेटिव पावर सप्लाई कनेक्ट कर दिया। क्या ये कॉन्टेक्टर चालू बंद होगा या फिर शॉर्ट सर्किट हो जाएगा? यहाँ पे शॉर्ट सर्किट में चालू हो जाएगा। बंद होगा। शॉर्ट सर्किट हो जाएगा क्या? नहीं, क्यों नहीं होगा? नो, क्योंकि वो पोल्स अलग अलग सेपरेट रहते हैं। जी बिल्कुल, ये जो हमारे पोल्स है ना, L1 L2 L3 L4, ये सभी के सभी अलग अलग हैं। उनका जो कनेक्शन होता है वो कनेक्शन यहाँ से यहाँ तक नहीं होता है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर इस जगह पे फेस न्यूट्रल कनेक्ट कर दिया और यहाँ पे पॉजिटिव
और यहाँ पे नेगेटिव कनेक्ट कर दिया, क्या होगा? शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे L1 और T1 ये जो होता है ना, ये एक ही कांटेक्ट होते हैं। मतलब कि यहाँ पे जो पावर सप्लाई कनेक्ट किया जाएगा, ये पावर सप्लाई यहाँ से इस जगह पे जाएगा, तो इसके चालू कॉन्टेक्टर के चालू होते ये वाला और ये वाला दोनों आपस में भिड़ जाएंगे, जिसकी वजह से तुरंत शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो आप यदि कॉन्टेक्टर का पावर कॉन्टेक्ट यूज करते हो तो पावर कॉन्टेक्ट में आप AC भी कनेक्ट कर सकते हो और DC भी कनेक्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है पावर कॉन्टेक्ट में। और पावर सप्लाई कहां पे दिया जाएगा? तो हमेशा ऊपर में दिया जाएगा, L1, L2, LT, L4 इस प्रकार से। और जो आपका आउटपुट पावर सप्लाई होगा वो हमेशा नीचे साइड से निकलेगा, T1, T2, T3 और T4 से। क्लियर है? ये इसमें स्पेक्स पढ़ना पड़ेगा या कर ही सकता है? ये हमेशा ही रहता है, एक मतलब स्टैंडर्ड है ये, आपको इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। सिंपली आप यहाँ पे इनकमिंग पावर सप्लाई, यहाँ से आउटगोइंग पावर सप्लाई कनेक्ट कर दीजिए। क्लियर है? ये पोटेंशियल फ्री जो कॉन्टैक्ट है उसमें AC DC उसमें भी कुछ भी कर सकते हैं? हाँ, AC DC दोनों कर सकते हो। कॉन्टेक्टर का जो पावर रहता है उसमें लिखा होता है मैक्सिमम वोल्टेज कितना कनेक्ट कर सकते हो, वो देखना है। कॉन्टेक्टर का जो पावर टर्मिनल होता है उसका भी एक रेटिंग होती है कि मैक्सिमम वोल्टेज आप कितना कनेक्ट कर सकते हो। मोस्टली कंडीशन में आपको 500 वोल्ट का मिल जाता है या फिर 1000 वोल्ट का। नहीं, और NONC में भी AC DC लगा सकते हैं? NONC भी आपका देखो बिना कॉन्टेक्ट है ना, बस कि सिंपल क्या है, एक स्विच है। हमारे घर में जो स्विच लगा है वही स्विच आप समझ लीजिए, वही स्विच है, उसमें कुछ नहीं है। तो आप AC कनेक्ट करो, DC कनेक्ट करो, उससे कोई मतलब नहीं है, आपका वर्क होगा। ठीक है, यहाँ पे आप दोनों चीजें कनेक्ट कर सकते हो, AC भी सप्लाई भी कनेक्ट कर सकते हो और DC सप्लाई भी कनेक्ट कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे जो कॉइल का टर्मिनल है, इस कॉइल का टर्मिनल पे पर्टिकुलर लिखा होता है कि आपको क्या चीज कनेक्ट करना है। और NONC में भी स्पेसिफिकेशन रहता वही होगा है ना, वोल्टेज? आपका जो यहाँ पे पावर टर्मिनल है वही पावर टर्मिनल के जैसे ही ये भी टर्मिनल है। केवल डिफरेंस इन दोनों में ये है कि ये पावर टर्मिनल जो है वो ज्यादा करंट को फ्लो करवाने के लिए बनाया गया है, और NONC कॉन्टैक्ट में मैक्सिमम 1-2 एम्पियर का करंट ही हम केवल फ्लो करवाते हैं, बाकी सब कुछ सेम टू सेम है। सर एक क्वेश्चन है जी, कंडक्टर कितने एम्पियर से स्टार्ट होता है, कितने एम्पियर तक रहता है? 2 एम्पियर से भी स्टार्ट हो जाती है। देखिए अभी के टाइम पे ना कोई स्टैंडर्ड नहीं बना हुआ है। ठीक है, अभी के टाइम पे आप जाओगे, आप बोलोगे कि मुझे 1 एम्पियर का कॉन्ट्रैक्टर बना के दे दो, कंपनी ऐसे ऐसे हैं कि 1 एम्पियर का कॉन्ट्रैक्टर बना के आपको दे देंगे। ठीक है, और मैक्सिमम बोल दो तो मैक्सिमम 500 तक मैंने देखा हूँ, 500 एम्पियर तक का बड़ा वाला कॉन्ट्रैक्टर जो होता है वो होता है। लेकिन अगर आप कंपनी वाले को बोल दोगे कि मेरे को तो कॉन्ट्रैक्टर ही चाहिए, 1000 एम्पियर में बना के दे दो, वो बना के आपको दे देंगे। ठीक है, तो अभी स्टैंडर्ड जो था वो खत्म हो चुका है। लेकिन आप समझ के चलिए कि मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्टर आपको 500 एम्पियर तक देखने को मिल जाएगा। लेकिन 500 एम्पियर का यदि करंट फ्लो करवाएं तो वहां पे मैं कॉन्ट्रैक्टर रिकमेंड नहीं करूंगा, वहां पे रिकमेंड करूंगा ACB ब्रेकर का आप यूज करिए। ओके सर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सर एक और क्वेश्चन जी, एडन ब्लॉक और एक्सिलरी कंडक्टर के बारे में भी बता दीजिए इसी टाइम। आएगा, आगे आएगा, एक ही बार में पूरा दिमाग पे लोड दे देंगे ना तो चीजें थोड़ा सा हेवी हो जाएगा। ओके ओके। ठीक है, धीरे धीरे पूरा चीजें कवर कर देंगे। ठीक है, तो यहां पे हमने समझ लिया आखिर कॉन्ट्रैक्टर होता क्या है और कैसे काम करता है। अब आगे बढ़ते हैं और हम यहाँ पे सिंबल के बारे में पढ़ते हैं, फिर यहाँ पे हमारा जो डायग्राम होगा उसको हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा कॉन्ट्रैक्टर है, उस कॉन्ट्रैक्टर का जो कॉइल होती है, कॉन्ट्रैक्टर को यदि मुझे चालू करना हो या फिर इलेक्ट्रिकल सर्किट जब बनाता हूं, स्कीमेटिक सर्किट डायग्राम जो बनाते हैं, उस सर्किट में यदि आपको कॉन्ट्रैक्टर को चालू करने के लिए डायग्राम बना के दिखाना है तो वहां पे हमेशा आपको ना ये जो सिंबल दिख रहा है इस प्रकार से सिंबल बनाना पड़ेगा। क्लियर है? अगर मैं किसी सर्किट डायग्राम में, जैसे कि सर्किट डायग्राम जो बनता है वो फेज सप्लाई और न्यूट्रल सप्लाई के बीच में बनता है ना, इस प्रकार से। अगर मैं यहां पे बोल दूं कि इस प्रकार से एक सिंबल बना दिया जो कि यहां पे बना हुआ है, इस सिंबल को यहां पे कर दिया। अब मैं क्या करता हूं, यहां पे इस जगह पे इसको दे दिया न्यूट्रल सप्लाई। ठीक है, और यहां पे मैंने एक फेज सप्लाई लेके आया और एक स्विच के साथ कनेक्ट करके यहां पे इसको पावर दे दिया। तो अभी के टाइम पे प्रैक्टिकली आप क्या चीज समझोगे, ये जो सिंबल बनाया हूं इस सिंबल को इस वाले कॉन्ट्रैक्टर में कन्वर्ट करिए, प्रैक्टिकल कनेक्शन में कन्वर्ट करिए। कैसे करोगे, क्या करूं मैं, यहां पे मेरे पास में स्विच है, समझ लीजिए ये स्विच है मेरा, क्या करूं बताइए? कॉइल को सप्लाई स्विच के थ्रू जाएगा, जब स्विच यहां ऑन पे मैं करेंगे फेज सप्लाई कनेक्ट कर दूंगा, फिर स्विच के आउटपुट से आप देखोगे ना, फेज सप्लाई जो है वो स्विच के इनपुट पे कनेक्ट हुआ है, इनपुट पे कनेक्ट कर दिया। अब स्विच का आउटपुट जो है उस जगह से पावर सप्लाई कॉन्ट्रैक्टर के इस जगह पे गया है, तो ऊपर साइड जो रहता है वो होता है A1 टर्मिनल। आप देखोगे यहाँ पे A1 लिखा हुआ है, तो ऊपर साइड A1 है, उसका मतलब है कि यहाँ से पावर सप्लाई इस वाले जगह पे गया है यहाँ पे।
और यहाँ पे A2 टर्मिनल जो है ना नीचे साइड में आप देखोगे यहाँ पे लिखा हुआ है, तो A2 टर्मिनल पे हमें न्यूट्रल सप्लाई देना होता है। तो न्यूट्रल सप्लाई को हम यहाँ पे लेंगे, कहीं से भी न्यूट्रल सप्लाई लेके आएंगे और डायरेक्टली A2 पे कनेक्ट कर देंगे इस प्रकार से। ओके, अब यदि मैं इस स्विच को प्रेस करूं तो क्या होगा? कॉइल एनर्जाइज हो ये जाएगा। कोई एनर्जाइज होगा, इसका मतलब कि ये कॉन्टेक्टर मेरा चालू हो जाएगा। ये कंडीशन हमारे रिले में भी अप्लाई होता है। कॉन्टेक्टर रिले दोनों सेम है, केवल रिले जो होता है वो एनओ एनसी के लिए यूज होता है, कॉन्टेक्टर हम पावर सर्किट के लिए यूज करते हैं। तो यहाँ पे रिले का भी कॉन्सेप्ट आप समझते चलिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इस स्विच को प्रेस करूं तो कॉन्टेक्टर चालू हो जाएगा, इसको बंद करने पे कॉन्टेक्टर बंद। अब यदि मैं इस वाले कॉन्टेक्टर का जो यहाँ पर ये वाला एनो कॉन्टेक्ट है, इस एनो कॉन्टेक्ट का सिंबल बनाना चाहूं ना, तो इसके लिए मुझे यहाँ पे इस प्रकार का सिंबल या फिर इस प्रकार का सिंबल बनाना पड़ेगा। क्लियर है? ये जो सिंबल देखते हो ना, इस प्रकार का एनो कॉन्टेक्ट का सिंबल है, आप देखोगे ना ओपन है, यहाँ पे भी ओपन है। दो अलग अलग तरीके से हम सिंबल बना सकते हैं, और ये दोनों सिंबल हमारे कॉन्टेक्टर का जो कॉइल है, ये वाली एनो एनसी कॉन्टेक्ट है उसका है। और यहाँ पे जो हमारा ये वाला सिंबल हो गया और ये वाला सिंबल जो हो गया, ये होता है हमारे कॉन्टेक्टर का एनसी कॉन्टेक्ट का सिंबल। इतना चीज क्लियर है क्या? यस सर। ठीक है। अब देखिए, अब मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, इस वाले कॉन्टेक्टर को फेज सप्लाई यहाँ से डायरेक्टली दे दिया और इसको मैंने न्यूट्रल सप्लाई यहाँ पे डायरेक्टली दे दिया। अब मुझे बताइए कि यहाँ पे ये वाला कॉन्टेक्ट जो है, इसका क्या कंडीशन रहेगा? अभी यहाँ पर मैंने यहाँ पे काम किया हूँ, एक बल्ब को कनेक्ट किया हूँ और इसको न्यूट्रल सप्लाई दिया हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे फेज सप्लाई दिया हूँ। अभी बताइए कि ये बल्ब चालू रहेगा कि बंद हो जाएगा? बंद क्यों? बंद रहेगा। मैंने बोला यहाँ पे फेज सप्लाई इस वाले कोयल को पावर सप्लाई दे दिया, फेज सप्लाई भी न्यूट्रल सप्लाई भी। अब मैं हाँ, तब चालू रहेगा। लाइट जो है, ये लाइट क्या रहेगा? चालू हो जाएगा। चालू रहेगा ना, क्योंकि यहाँ पे एनो कॉन्टेक्ट जो है ये क्लोज हो जाएगा। क्लोज होने के बाद पावर सप्लाई को आगे फ्लो करवा देगा और इस बल्ब को पावर सप्लाई दे देगा, बल्ब हमारा चालू हो जाएगा। अब यहाँ पे यदि मैं सेम कनेक्शन को, इस वाले कनेक्शन को यहाँ पे हटाता हूँ और इसको मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, फेज सप्लाई यहाँ दिया, इसको लिया के एक बल्ब के साथ न्यूट्रल सप्लाई यहाँ पे दे दिया। अब बताइए, इसको पावर सप्लाई देने के बाद ये बल्ब चालू रहेगा बंद रहेगा? बंद हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया जब हमारा कॉन्टेक्टर चालू होगा, ऑपरेट होगा, तो यहाँ पे जो हमारा कॉन्टेक्ट है, चाहे वो एनओ हो चाहे एनसी हो, वो कॉन्टेक्ट चेंज होगा। एनओ वाला क्या होगा? एनसी एनसी नहीं होगा, क्लोज हो जाएगा, और एनसी वाली ओपन हो जाएगी। ठीक है। और जब मैं इस वाले पावर सप्लाई को बंद कर दूं तो क्या हो जाएगा? दोबारा से ये ओपन हो जाएगा, आने वाले स्टेट में आ जाएगा। अपना नॉर्मल पोजीशन जो है उसका जो जिस प्रकार से मैन्युफैक्चर किया गया उस वाले पोजीशन पे आ जाएगा। मतलब कि एनओ वाली एनओ ही रहेगा, एनसी वाली एनसी ही रहेगा। क्लियर है? हाँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर टाइम कितना होगा? 3 मिनट, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, अब यहाँ पे एक ओवरलोड रिले, इसको हम थोड़ा रुक के समझेंगे। ओवरलोड रिले क्या होता है? ज्यादा थ्योरी हो जा रहा है, थोड़ा सा हम ड्राइंग पे आते हैं। अभी यहाँ पे हमारे, अच्छा इसमें ओवरलोड रिले है, चलिए इसको समझ लेते हैं पहले। ठीक है, ओवरलोड रिले क्या होता है? ओवरलोड रिले आप लोगों को मालूम है ना क्या होता है? मोटर प्रोटेक्शन के लिए प्रोटेक्शन डिवाइस है। ठीक है, अगर मैं ओवरलोड रिले में, अगर आप लोगों को मालूम है तो चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर इस वाले टर्मिनल पे, ये जो 3 टर्मिनल है ना, इन तीनों टर्मिनल पे आर फेस, वाई फेस और बी फेस का पावर सप्लाई कनेक्ट कर दिया और इस जगह से मोटर को कनेक्ट कर दिया। यहाँ पे मेरा मोटर कनेक्ट है। मोटर चालू रहेगा कि बंद रहेगा? मोटर चालू रहेगा सर। चालू रहेगा। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मैंने इस वाले ओवरलोड रिले को ट्रिप करवाने का ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे एक टेस्ट बटन मिलती है, यहाँ पे इस वाले बटन को मैंने यहाँ पे स्लाइड कर दिया और इस वाले ओवरलोड रिले को मैंने ट्रिप करवा दिया। अब बताइए मोटर चालू रहेगा कि बंद रहेगा? बंद हो जाएगा। एक मिनट, एक नॉइज आ रहा है। बंद हो जाएगा। फिर बताइए, अभी फिर से सोचना है फिर बोलना है। अभी के टाइम पे मेरा मोटर चालू रहेगा कि बंद रहेगा? बंद हो जाएगा। क्यों बंद हो जाएगा? जी चालू रहेगा सर। ट्रिप हो गया तो ट्रिप होने के बाद भी चालू रहेगा कि बंद रहेगा? चालू रहेगा सर। सर उसको पहले बंद हो जाएगा सर। नहीं बंद होगा, होने के बाद चालू रहेगा। मैं बोल रहा हूँ चालू रहेगा। क्यों रहेगा? सर सेटिंग क्या किया उसमें तो बताइए। अरे मैंने बोला सेटिंग छोड़ दो, सेटिंग छोड़ दो। कितना क्या हूँ मैंने यहाँ पे डायरेक्टली ट्रिप करवा दिया। सर उसकी रेंज आपने 0 पे कर रखे, क्या रखे? यदि वैल्यू 0 कर दी ठीक है, मैंने करंट रेटिंग 0 सेट कर दिया पूरा। फिर इसको नहीं प्रेस चालू रहेगा क्योंकि उसमें चालू रहेगा सर। चालू रहेगा। देखिए ठीक चालू है, रहेगा सर। बहुत सारे लोगों को डाउट है, यहाँ पे एक चीज क्लियर करता हूँ। ओवरलोड रिले जो होता है ना, ये हमारा कॉन्टेक्टर नहीं है। ओवरलोड रिले हमारा क्या करता है, हमेशा
आपका पावर सप्लाई जो है ना, यहाँ पे जो पावर सप्लाई कनेक्ट किया जाएगा उस पावर सप्लाई को हमेशा यहाँ से फ्लो करवाएगा। आपका ओवरलोड रिले चालू रहे, बंद रहे, ट्रिप रहे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता उसको। इस वाले ओवरलोड रिले को यदि मैंने यहां पे पावर सप्लाई दे दिया, इनपुट टर्मिनल पे पावर सप्लाई यदि मैंने दे दिया, तो आउटपुट पावर सप्लाई मुझे यहां पे मिलेगा, चाहे ओवरलोड रिले मेरा ट्रिप है या फिर नहीं है, पावर सप्लाई यहां से जनरेट होगा ही होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसके अंदर जो पावर सर्किट है ना, जो हमारा यहाँ पे ये वाला कॉन्टैक्ट है, इस कॉन्टैक्ट को यहाँ पे एक बायोमेट्रिक स्ट्रिप के जरिए, बायोमेट्रिक स्ट्रिप का मैं इस प्रकार बनाता हूँ, बायोमेट्रिक सॉरी इस प्रकार नहीं होगा, डायरेक्टली समझिए इस प्रकार पर ये जो वायर है, इस वायर को डायरेक्टली यहाँ पे कनेक्ट किया गया है। किसी प्रकार का इसमें चेंजेस नहीं है। चेंजेस कहाँ पे होगा, कोई बता सकता है क्या? अगर मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ का पावर सप्लाई यहाँ से हमेशा जाते रहेगा, तो मोटर ट्रिप कैसे होता है, मोटर बंद कैसे होता है जब ट्रिप होता है? तो कंट्रोलिंग को ट्रिप करंट का वैल्यू बढ़ेगा तभी मोटर को यदि हमारा ओवरलोड रिले ट्रिप होता है, तो उसके जरिए मोटर को बंद करने के लिए हम कंट्रोलिंग करते हैं। और कंट्रोलिंग में हम यहाँ पे इसका जो एनो एनसी कॉन्टैक्ट है ना, उस कॉन्टैक्ट का हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एनो एनसी कॉन्टैक्ट जो होगा, ये नॉर्मल कंडीशन में जब हमारा ओवरलोड रिले ट्रिप नहीं है, कुछ भी नहीं हुआ है, तो इस कंडीशन में एनो कॉन्टैक्ट क्या होगा, हमेशा ओपन रहेगा, और एनसी कॉन्टैक्ट जो है वो हमेशा क्लोज रहता है। क्लियर है? हाँ सर। एनो कॉन्टैक्ट क्या होगा, देखिए अभी एग्जांपल बताता हूं सिंपल सा, कि यदि मैं यहाँ पे कोई फेस सप्लाई कनेक्ट किया, तो ये फेस सप्लाई एनो कॉन्टैक्ट से मुझे नहीं मिलेगा, ना मेरा यहाँ पे बल्ब ग्लो होगा। और यदि मैं एनसी कॉन्टैक्ट पे ड्राइंग बना के सिखाइए ना सर, क्या चीज, ड्राइंग इसी का ड्राइंग बना के। जी ठीक है, चलिए मैं यहाँ पे एनो एनसी कॉन्टैक्ट बनाता हूँ। ठीक है, सिंपल बना रहा हूँ, यहाँ पे एनो कॉन्टैक्ट बना दिया, इस एनो कॉन्टैक्ट को मैंने यहाँ पे फेस सप्लाई दे दिया, इससे आउटपुट पावर सप्लाई मैंने यहाँ पे एक बल्ब के साथ कनेक्ट कर दिया और यहाँ पे न्यूट्रल सप्लाई दे दिया। इसी न्यूट्रल सप्लाई के साथ यहाँ पे एक बल्ब कनेक्ट कर दिया हूँ और इसको न्यूट्रल सप्लाई यहाँ पे, और फेस सप्लाई के लिए यहाँ पे इसको लेके आके और यहाँ पे एनसी कॉन्टैक्ट के थ्रू इसको पावर सप्लाई दे दिया हूँ। अभी ये ओवरलोड रिले नॉर्मल कंडीशन में, ट्रिप नहीं है, तो इस कंडीशन में इन दोनों बल्ब में से कौन सा ग्लो होगा? सर एनसी कॉन्टैक्ट वाला। एनसी कॉन्टैक्ट वाला। और ये जो एनसी कॉन्टैक्ट है अभी के टाइम पे इस ओवरलोड रिले में कहां पर है, कौन सा टर्मिनल होता है एनसी कॉन्टैक्ट के लिए? 95 96। ठीक है, ओवरलोड रिले जो होता है उसका जो यहाँ पे 95 और 96 नंबर का टर्मिनल जो होता है ना, वो होता है एनसी कॉन्टैक्ट। तो एनसी कॉन्टैक्ट जो है, इसी कॉन्टैक्ट को मैंने यहाँ पे दिखाया हूँ ड्रॉइंग में। अभी के टाइम पे आप देखोगे मैंने क्या किया हूं, इस वाले एनसी कॉन्टैक्ट को फेस सप्लाई यहां पे दिया हूं। तो आप यदि प्रैक्टिकली कनेक्शन देखने जाओगे तो वहां पे क्या होगा कि जो हमारा यहां पे पावर सप्लाई है, जैसे कि फेस सप्लाई जो है वो फेस सप्लाई यहां पे 95 पे कनेक्ट होगा, फिर इस वाले एनसी कॉन्टैक्ट से आउटपुट पावर सप्लाई निकल रहा है, तो वो पावर सप्लाई यहां से 96 से निकलेगा और इसको ले जाके एक बल्ब के साथ, यहां पे जो बल्ब है उस बल्ब के साथ में कनेक्ट किया गया होगा और इसको न्यूट्रल सप्लाई यहां पर। तो जो मैंने आपको यहां पे प्रैक्टिकल कनेक्शन दिखाया, वही कनेक्शन डायग्राम के माध्यम से आप यहां पे समझ सकते हो। क्लियर है? अब यदि मैं यहां पे एक सिंपल सा चेंजेस कर दूं, मैं क्या करता हूं, यहां पे सेम बल्ब है, इस बल्ब को मैंने केवल 97 नंबर टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया और 98 नंबर टर्मिनल पे, सॉरी 98 नंबर टर्मिनल से इसको कनेक्ट किया और 97 नंबर टर्मिनल पे फेस सप्लाई कनेक्ट कर दिया हूं। तो ये जो कनेक्शन आप देख रहे हो, ये कनेक्शन ये वाली कनेक्शन हो गई। आया समझ में? ट्रिपिंग होने के बाद कॉन्टैक्ट चेंज होगा, बता रहा हूं। ठीक है, तो अभी के टाइम पे नॉर्मल कंडीशन में जब ओवरलोड रिले ट्रिप नहीं होता है, तो उस कंडीशन में ये लाइट बंद रहेगा, ये चालू रहेगा। मतलब कि एनसी कॉन्टैक्ट से जो बल्ब कनेक्ट होगा, जो सर्किट कनेक्ट होगा, उसमें पावर सप्लाई जाएगा और एनो कॉन्टैक्ट से पावर सप्लाई कोई फ्लो नहीं होगा। अब यदि मैं इस ओवरलोड रिले को ट्रिप करवा दूं, ट्रिप कैसे होगा, कब होगा ट्रिप? शॉर्ट सर्किट सर, ओवरलोड। जब इस ओवरलोड रिले का जो करंट रेटिंग है, उस करंट रेटिंग से ज्यादा करंट फ्लो होता है, तो उस कंडीशन में हमारा ओवरलोड रिले ट्रिप होता है। और ट्रिप जब होगा ना, उस कंडीशन में यहां पे केवल एनो एनसी को चेंज करेगा, पावर सर्किट जो है ना यहां पे, उसको बिल्कुल भी चेंज नहीं करता है। ठीक है, तो यहां पे आप एक चीज देखिएगा कि जो ओवरलोड रिले, इसको यदि ट्रिप करवाना हो, अगर आप मैनुअली चेक करना चाहते हो कि एनो एनसी सही है कि नहीं, तो इसके लिए ना ओवरलोड रिले के ऊपर में यहां पे एक टेस्ट बटन मिलता है। इस वाले टेस्ट बटन को आप स्लाइड कर दीजिएगा इस प्रकार से, इस तरह लेफ्ट में स्लाइड करना होता है। स्लाइड करते ही यहां पे एनो एनसी कॉन्टैक्ट तुरंत चेंज हो जाएगा। ठीक है,
या फिर आपको यदि पावर सर्किट में कनेक्ट करके चेक करना है तो आप क्या करोगे, यहां से जो करंट फ्लो करवाओगे ना, उस करंट का रेटिंग जो होगा ज्यादा होना चाहिए जो कि आप यहां पे सेट कर रहे हो। जैसे कि इस वाले ओवरलोड रिले में आप देखोगे यहां पर लिखा हुआ है 37 से 50, ठीक है, एक जगह पे लिखा हुआ है 37 और आखिरी में लिखा हुआ है कितना 50। तो इस वाले ओवरलोड रिले का रेंज कितना हो गया सर 37 to 50। 37 to 50 हम बोलेंगे इस वाले ओवरलोड रिले का रेंज है। मतलब कि इस वाले ओवरलोड रिले से मिनिमम करंट जो हम फ्लो करवाएंगे अगर सर्किट में यूज करना है तो मिनिमम करंट जो हमारा होगा वो होगा 37 और मैक्सिमम हम 50 एम्पियर का करंट फ्लो करवा सकते हैं। ऐसा ही है ना जी ठीक है। तो अगर मेरे पास में कोई ऐसा मोटर है जिस मोटर में 55 एम्पियर का करंट फ्लो होता है, क्या मैं इस वाले ओवरलोड रिले का इस्तेमाल कर सकता हूं? नो क्यों नहीं कर सकता हूं? सर इसका रेंज 50 ट्रिप तक है, कर मैक्सिमम जाएगा, रेंज रेटिंग 50 है। स्टेप होता रहेगा सर वो। अगर मैं यहां पर ज्यादा करंट रेटिंग करंट को फ्लो हो तो ओवरलोड रिले करंट तो फ्लो करवाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि मैंने बताया पावर सर्किट में कोई दिक्कत नहीं आएगा, लेकिन एनो एनसी कॉन्टेक्ट जो है ना वो ट्रिपिंग कंडीशन में ही रहेगा। मतलब कि हमेशा ओवरलोड रिले हमारा ट्रिप रहेगा। इस कंडीशन में क्या होगा, यदि आप इस वाले एनसी कॉन्टेक्ट का किसी सर्किट में यूज करोगे तो वो सर्किट आपका चालू ही नहीं हो पाएगा। तो आपको यदि सिलेक्शन करना है तो हमेशा देखोगे कि एनो एनसी कॉन्टेक्ट सॉरी इसका जो ओवरलोड रिले का रेटिंग है उस रेटिंग के अंदर होना चाहिए। मतलब कि मोटर का करंट रेटिंग जो है उस रेटिंग वो रेटिंग जो होगा वो इसके रेंज के अंदर में होना चाहिए। ठीक है, चलिए अभी यहाँ पे एक चीज और समझते हैं। मतलब इसमें करंट के ऊपर जाएगा, इसमें सेटिंग कर सकते हैं जी करंट का। इसमें यहाँ पे दिया हुआ है ना, ये नॉब जो देख रहे हो आप, ये वाला नॉब, इसके ऊपर देखोगे यहाँ पे एरो बना हुआ है इस प्रकार से, दिख रहा है क्या आप लोगों को? ये करंट के ऊपर जाएगा तो ट्रिप करेगा, ऐसा ना तुरंत? जी मान लीजिए कि इस ओवरलोड रिले में अभी देखोगे यहाँ पे 37 के सामने एरो बना हुआ है, यहाँ पे 37 है, मैं लिख देता हूँ 37 यहाँ पर है। तो 37 का मतलब ये हो गया कि इस वाले पावर टर्मिनल से, इस वाले जगह से जो करंट फ्लो हो रहा है वो यदि 37 के ऊपर 37 तक जाएगा ना तो कुछ नहीं होगा, नॉर्मल काम करेगा। जैसे ही यहाँ पे 38 हुआ तुरंत 38 भी नहीं 37 पे ही ट्रिप मार देगा वो। 37 एम्पियर जैसे ही हुआ ना 36 तक सही काम करेगा, लेकिन जैसे ही 37 हुआ तुरंत यहाँ पे एनसी कॉन्टेक्ट जो होगा ये ओपन हो जाएगा और एनो कॉन्टेक्ट जो होगा वो क्लोज हो जाएगा। पर ये पावर ऑब्स्ट्रक्ट नहीं होगा, ऐसा? पावर वाली जो है वो तो पावर सप्लाई फ्लो करवाएगा। अगर आप डायरेक्टली यहाँ पे पावर सप्लाई दियो, कॉन्टेक्टर का यूज नहीं किए हो, डायरेक्ट यहाँ पे दियो तो यहाँ से पावर सप्लाई फ्लो होते रहेगा और जिसको आप पावर सप्लाई दियो वो चालू का चालू रहेगा। ओके ठीक है। हेलो सर, हाँ जी एक क्वेश्चन है। जी 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 बोलिए। एक क्वेश्चन है सर कि अगर DOL स्टार्टर बनाते हैं तो OLR जो है वो कॉन्टेक्टर के ऊपर लगाएंगे या कॉन्टेक्टर के नीचे लगाएंगे? आप कहीं भी कनेक्ट कर सकते हो, डिपेंड करता है कि आपको OLR जो है उसको माउंटिंग करने का तरीका क्या दिया गया है। जैसे कि यहाँ पे पिन दिया हुआ है तो पिन जो होता है कॉन्टेक्टर के नीचे ही कनेक्ट होता है, तो नीचे ही आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। लेकिन अलग टाइप का वो जो ओवरलोड रिले होता है उसमें बहुत सारी जगह पर आता है कि वायर को डायरेक्ट कनेक्ट करने का ऑप्शन दिया जाता है, तो उसका यदि आप इस्तेमाल करते हो तो ऊपर भी आप कनेक्ट कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। केवल आपको यहाँ पे ये ध्यान देना है कि जो पावर सप्लाई फ्लो होगा ना वो पावर सप्लाई पूरा का पूरा इस ओवरलोड रिले से फ्लो होना चाहिए, जिससे कि ओवरलोड रिले उसको रीड कर सके और ट्रिपिंग करवा सके जब करंट ज्यादा होता है तो। हेलो सर। हाँ जी सर यदि हम 995 पे करंट देते हैं तो 96 से नहीं निकलता जी एनसी से। क्या चीज मैं समझ नहीं पाया। 95-96 पे देते हैं ना जो हम, यदि ये ट्रिप हो जाता है तो 97 नंबर पे ये अपना आप आ जाता है, लूप देना पड़ता है हमें? लूप देना पड़ेगा आपका। जैसे मैंने बताया ना अभी यहाँ पे एनो एनसी, जहां भी बात आ जाए एनो एनसी का आप समझ लीजिए स्विच है सिंपली। ठीक है, तो ये जो एनो एनसी कॉन्टैक्ट है, एनसी जो है और एनो जो है ना ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, कहीं भी इनका कनेक्शन आपस में नहीं है। सॉरी यहाँ पे एक चीज है जो यहाँ पे 95 है इसका कनेक्शन 96 से है और 98 वाला जो है 97 से है, इतना ही है। ये जो एनो कॉन्टैक्ट जो है एनसी से कोई मतलब नहीं है इसको, ना एनसी को एनो से मतलब है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे पावर सर्किट में इस जगह पे फेज सप्लाई कनेक्ट किया हो, इस जगह से एक बल्ब को कनेक्ट किया हो, तो आपका जो यहाँ पे पावर सप्लाई है ना इस पे पावर सप्लाई नहीं आएगा ट्रिपिंग होने पे या फिर नॉर्मल कंडीशन पे, इस जगह पे पावर सप्लाई नहीं आएगा। अगर आपको यहाँ पे पावर सप्लाई लेके आना है तो इस कंडीशन में आप कहीं और से फेज सप्लाई ला सकते हो या फिर यहाँ पे जो इनकमिंग पावर सप्लाई दिया गया इसी को लूप करके यहाँ पे दे सकते हो। क्लियर है? और ये ठीक है, क्लियर है क्या? ओके सर। चलिए और अब ये यहाँ पे मिनिमम से
मिनिमम कम होगा तो भी ट्रिप करेगा क्या? मतलब नहीं, जो हम यहाँ पे करंट सेट करते हैं ना, उस करंट रेटिंग के बराबर या फिर ज़्यादा होना चाहिए, तब जाके ट्रिप होता है। और ऐसा भी नहीं है कि जितना करंट यहाँ पे 37 लिखा हुआ है, 37 करंट आते ही यहाँ पे तुरंत ट्रिपिंग नहीं लेगा, थोड़ा टाइम लगता है उसको। नहीं, आपने वो रेंज बताया था ना 37 जी से जी, 50 का है। जैसे कि ये बताया अगर मैंने 37 to 50 का है, मैंने यहाँ पे इस वाले ओवरलोड रिले में 37 सेट कर दिया। अब मेरा मोटर जो है, उस मोटर में 37 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, तो 37 एम्पियर पे मोटर हमारा जो है वो ट्रिप हो जाएगा, मतलब कि ओवरलोड रिले ट्रिप हो जाएगा, लेकिन तुरंत ट्रिप नहीं होगा। जैसे ही 37 एम्पियर फ्लो होना स्टार्ट हुआ, तुरंत ट्रिप नहीं करेगा, थोड़ा सा टाइम लेगा। हो सकता है कि 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट का टाइम ले ले, उसके बाद ट्रिप हो। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसके अंदर एक बायोमेट्रिक स्ट्रिप लगा होता है। बायोमेट्रिक स्ट्रिप सिंपल सा समझिए, दो मेटल होते हैं, उन मेटल को गर्म होने में टाइम लगता है। करंट जो फ्लो होता है वो उस करंट की वजह से वो मेटल गर्म होती है, और गर्म होने के बाद बैंड होता है। तो कितना टाइम में वो बैंड होता है, कितना टाइम में वो गर्म होता है, उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे ओवरलोड रिले में टाइम लगेगा। मान लीजिए ओवरलोड रिले में आपका 37 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, तो फर्स्ट टाइम पे आप देखोगे कि थोड़ा सा टाइम लगा। मान लीजिए कि आप यहाँ पे ट्रिपिंग होने में 10 मिनट का टाइम लग गया, ठीक है, लेकिन फिर आपने इसको रीसेट कर दिए, फिर चालू कर दिए, फिर ओवरलोड रिले से फिर से 37 एम्पियर करंट फ्लो होने लगा, तो इस टाइम पे 10 मिनट का टाइम नहीं लेगा, इस टाइम पे 7 मिनट का टाइम लेगा समथिंग। फिर इसको फिर चालू कर दिए, फिर 37 एम्पियर करंट जा रहा, तो इस टाइम पे 5 मिनट में ट्रिप हो जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे बायोमेट्रिक स्ट्रिप जो है ना वो गर्म है, तो उसको फिर से ट्रिप होने में, बैंड होने में जितना टाइम लग रहा है, उतना टाइम में वो ट्रिप करेगा। अब यदि हम ज्यादा करंट फ्लो करवाएंगे, हेलो सर, एक क्वेश्चन है सर, ये रेड और ग्रीन बटन का क्या पर्पज रहता है सर? ये वाला बताता हाँ हूँ, सर। बताता हूँ, ये कौन सा बता लीजिए, बताता हूँ। ठीक है, अब यदि यहाँ पे करंट जो फ्लो रहा है वो 37 की जगह पे डायरेक्टली 100 एम्पियर चला गया, तो 100 एम्पियर गया तो क्या होगा, जो बायोमेट्रिक स्ट्रिप है उससे बहुत ज्यादा करंट फ्लो हुआ, तुरंत गर्म हो गया और तुरंत वहां पे ट्रिपिंग कर देगा। ठीक है, तो करंट का लेवल कितना है, करंट कितना फ्लो हो रहा है, उस पर डिपेंड करता है कि ओवरलोड रिले कितना जल्दी हमारा ट्रिप होगा। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं कि ये जो यहाँ पे बटन दिया हुआ है, ये वाला बटन, इस बटन का काम क्या है? तो इसके पास में देखोगे स्टॉप लिखा हुआ है, दिख रहा है क्या? तो स्टॉप वाली बटन जो है ना, इस बटन को यदि आप प्रेस करोगे तो यहाँ पे एनसी कॉन्टेक्ट जो है ना, ये एनसी कॉन्टेक्ट ओपन होगा, ये एनसी कॉन्टेक्ट ओपन हो जाएगा। अब बताइए कि क्या एनो कॉन्टेक्ट क्लोज हो जाएगा यहाँ पे? क्या लगता है? हाँ, नहीं होगा, नहीं नो होगा। सर, नो सर। ये जो स्टॉप बटन होती है, इसका केवल कनेक्शन जो होता है वो एनसी से होता है। इसको प्रेस करेंगे तो एनसी वाली जो है ना, ये केवल ओपन होगा, बाकी कोई चेंजेस नहीं होगा, ना ओवरलोड रिले ट्रिप होगा ना कुछ होगा, केवल यहाँ पे एनसी कॉन्टेक्ट जो है इसको ओपन कर देगा। क्लियर है? जी। इसके बाद यहाँ पे ये जो बटन है, बटन नहीं है, स्विच बोलेंगे, हाँ बटन ही है, ये होता है हमारा रीसेट करने का कंडीशन। आप रीसेट कैसे करना चाहते हो? आपका जो ओवरलोड रिले है वो जब ट्रिप होता है तो उसको रीसेट कैसे करना चाहते हो, उसके बारे में, मतलब उसको रीसेट करने का तरीका क्या चाहते हो आप, वो ये बताता है। आप लोगों ने कभी कभी देखे हो गया, कभी कभी ऐसा होता है कि ओवरलोड रिले ट्रिप हुआ, दोबारा अपने आप रीसेट हो गया, कभी देखे हो ऐसे? हो तो हुआ है। जी जी ठीक है, तो अगर आपका जो ओवरलोड रिले है उसमें जो यहाँ पे रीसेट वाली बटन है, ये रीसेट वाली बटन होती है, इस बटन को यहाँ पे ए लिखा हुआ है, यहाँ पे एच लिखा हुआ है। ए का मतलब होता है ऑटो और एच का मतलब होता है हैंड। ठीक है, तो अगर आप इस वाले स्विच को ऑटो पे सेलेक्ट करके रखोगे ना, तो ओवरलोड रिले ट्रिप होने के बाद जैसे ही इसके अंदर जो बायोमेट्रिक स्ट्रिप लगा हुआ है वो ठंडा होता है, गर्म होने के बाद ट्रिप हुआ है, ठंडा जैसे ही होगा तुरंत ये रीसेट हो जाएगा ऑटोमेटिकली, आपको यहां पर रीसेट करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, और ऐसे एक चीज और बताता हूं मैं। ठीक है, इसके बाद यहां पे यदि आप हैंड पे सेलेक्ट करोगे तो हैंड पे सेलेक्ट करने पे क्या होगा, यहां पे बटन जो है ना, इस बटन को, इसी बटन को आपको आके प्रेस करना पड़ेगा, तब जाके ये रीसेट होगा ट्रिप होने के बाद। क्लियर है? जी सर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैं एक चीज बता रहा हूँ, मेरा जो पहला कंपनी था, सबसे पहला कंपनी, ठीक है, भोपाल में ही एक कंपनी है आइसर ट्रैक्टर। आइसर का ट्रैक्टर जो बनती है आप लोग को मालूम है, आइसर का ट्रैक्टर। ठीक है, उस वाले कंपनी में मैं सबसे पहले काम किया हूँ। 2012 से काम करना स्टार्ट किया, 12 नहीं 13 से काम करना स्टार्ट किया हूँ। तो 13 में मैं था मैकेनिकल फील्ड में, तो ट्रैक्टर का जो स्टेयरिंग लगती थी, स्टेयरिंग लगाता था, ब्रेक का जो वायर्स थी उनका कनेक्शन, हेडलैम्प का जो कनेक्शन है वो कनेक्शन करता था। ठीक है, मैकेनिकल फील्ड में जब मैं पढ़ाई कर रहा था, ITI उस टाइम पे कर रहा था, तो उस टाइम पे उसके बाद फिर जैसे मेरा ITI कंप्लीट हुआ तो मैं डायरेक्टली वहाँ पे आइसर कंपनी में ही वहाँ पे ऐसे DG ऑपरेटर गया था। ठीक है, ऑपरेटिंग करने के लिए पहला जो जॉब इलेक्ट्रिकल फील्ड में था उसी कंपनी में था। ऐसे हाँ, उस टाइम पे भी मैं कैजुअल में था, मतलब कि थर्ड पार्टी में। तो एक दिन ऐसा क्या हुआ कि एक हमारा STP सुने आप लोगों ने? STP, हाँ सर, STP में देखोगे बहुत सारे पंप लगे होते हैं।
ठीक है। तो हमारा जो पंप था वो बार बार ट्रिप हो रहा था, तो एक इलेक्ट्रीशियन गया, वो इलेक्ट्रीशियन खूब परेशान होता, बोला कि यार बहुत परेशान हो रहा हूँ, ट्रिप हो रहा है बार बार। फिर हमने मतलब वो क्या किया कि सुपरवाइजर को फ़ोन लगाया, सुपरवाइजर को बोला कि सर ये ट्रिप हो रहा है, क्या करूँ। तो वो क्या था, एसटीपी जो था वो पूरा फुल हो गया था उस टाइम पे, उसको बंद नहीं करना था, ठीक है, उसको बंद नहीं करना था, उसको चालू रन रखना था। तो उनने बोला कि इसको काम करो, ऑटो पे कर दो। फिर उसको अब मालूम नहीं था कि ऑटो पे कैसे करेंगे, तो मुझे बुलाया, मैं गया यहाँ पे इस वाले ओवरलोड रिले को ऑटो पे कर दिया, ठीक है। मतलब क्या हुआ, ओवरलोड रिले ट्रिप होगा, फिर ऑटोमेटिकली रीसेट हो जाएगा। उसके बाद हमने क्या किया, स्टार्ट पुश बटन जो है उस वाले स्टार्ट पुश बटन को हमने ऑटो पे कर दिया, मतलब कि ऑटोमेटिकली मोटर को चालू करने के लिए कंडीशन सेलेक्ट कर दिए, और उसके बाद यहाँ पे इसको ट्रिप मतलब ऑटो रीसेट पे सेलेक्ट कर दिए। अब क्या हुआ, मोटर ट्रिप हुआ, मोटर बंद, फिर ओवरलोड रिले ठंडा हुआ, दोबारा ऑटोमेटिकली रीसेट, फिर ट्रिप, फिर रीसेट, फिर ट्रिप, रीसेट। इस तरीके से कुछ टाइम हुआ, उसके बाद मोटर जल गया, ठीक है। फिर उसके बाद जब हम सर के पास पहुंचे तो सर ने हमारी क्लास ले ली, क्यों मोटर जला दिए। तो हमने बोला आपसे ही तो पूछे थे, आपने बोला ऑटो कर दो, रीसेट कर दो, ठीक है। तो अगर आप इसको ऑटो पे रखोगे तो ऐसा हो सकता है कि मोटर को जो प्रोटेक्शन आप देना चाह रहे थे वो प्रोटेक्शन ही खत्म हो गया। तो कभी भी आप हमेशा इस वाले स्विच को हैंड मोड पे रखिएगा, मतलब कि मैनुअली आपको उसको रीसेट करना है, तब जाके दोबारा चालू होना चाहिए। क्लियर है? जी सर। चलिए अब एक सर्किट डायग्राम को समझते हैं, टाइम ज्यादा हो गया वैसे। सर एक क्वेश्चन है। जी जी। सर मैं कह रहा हूँ जो 95 और 96 वाले जो पॉइंट है एनसी वाला, तो अगर हम जैसे ओएलआर से हम उसको इनपुट में सप्लाई दे रहे हैं, अगर इसकी रेटिंग हमने सेट कर दिया है 37 एम्पियर, तो 37 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है, तो उस टाइम में हमारा रिले ट्रिप करेगा, जो 95-96 एनओ बन जाएगा। तो इसमें जो ट्रिप होती है वो इस जो ऊपर वाला टर्मिनल उससे तो कुछ कनेक्ट उसकी सेंसिंग होती होगी ना, उसी पे तो डिपेंड करता होगा। वो जो बायोमेट्रिक स्ट्रिप इसके अंदर जो लगा हुआ है ना, वो बायोमेट्रिक स्ट्रिप इसी वाले एनओएनसी कॉन्टेक्ट को केवल चेंज करता है, इनको चेंज नहीं करता है। तो सर कैसे वो सेंस करेगी, जैसे हमारा ऊपर से अगर 37 एम्पियर की करंट आ रही है तो उसको तो सेंस करने के लिए वो स्ट्रिप कुछ तो होगा ना, स्ट्रिप उसको अंदर मैकेनिकल पार्ट्स होते हैं, ठीक है। ओवरलोड रिले के अंदर मैकेनिकल पार्ट्स होते हैं, और पार्ट्स में सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो होता है बायोमेट्रिक स्ट्रिप होता है। बायोमेट्रिक स्ट्रिप होती है। बायोमेट्रिक स्ट्रिप जो होता है ना, जैसे कि मान लीजिए इस प्रकार से एक पट्टी लगा हुआ है, एक मान लीजिए यहाँ पे दूसरा मेटल है, ठीक है, इस प्रकार से एक बायोमेट्रिक स्ट्रिप लगा होता है, समझ लीजिए एक मेटल ये हो गया, दूसरा मेटल ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे जो पावर टर्मिनल है ना, इस पावर सप्लाई जो होता है, ये पावर सप्लाई इसके साथ में जाता होगा, ठीक है। एक्चुअली इंटरनल कंस्ट्रक्शन कैसा है मेरे को याद नहीं है, तो आप केवल एग्जांपल के तौर पर समझ लीजिए कि ये जो कनेक्शन है, इस कनेक्शन से पावर को डिटेक्ट किया जा रहा है, और वो करंट जो है बायोमेट्रिक स्ट्रिप से होते हुए जा रहा है। मान लीजिए कि यहाँ से फ्लो हो रहा है, और इसकी वजह से ये स्ट्रिप जो है गर्म हो रहा है, तो गर्म होने के बाद ये जो बैंड हो रही है ना, वो बैंड केवल यहाँ पे NO-NC वाली कॉन्टेक्ट जो है उसको चेंज कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे पावर टर्मिनल जो है उसको चेंज नहीं करा है। इसके इंटरनल कंस्ट्रक्शन मेरे को याद नहीं है, कि अभी उस पर ध्यान भी नहीं दिया, उसकी जरूरत नहीं पड़ती है। केवल आपको यहाँ पे यही समझना है कि जो हमारा NO-NC कॉन्टेक्ट जो है वो कॉन्टेक्ट केवल चेंज होगा, पावर कॉन्टेक्ट चेंज नहीं होगा, ठीक सर, ठीक है। मैकेनिकल रहता है, उसमें मैकेनिकल स्विच लगे होते हैं, थोड़ा सा पुश कर देगा, उसको रीसेट कर देगा, ठीक है, उस टाइप से, और कुछ नहीं है। इंटरनल कंस्ट्रक्शन पता नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे हमारे पास में एक डायग्राम है, इस डायग्राम को समझते हैं, ठीक है। ज्यादा क्लास टाइम तो नहीं हो रहा है, कोई बोर तो नहीं हो रहा है? नहीं सर, नो सर। क्लास पसंद आ रही है? हाँ सर, एक नंबर मजा आ रही है। अभी तो स्टार्टिंग देखो, बेसिक पढ़े, बहुत बढ़िया सर। अब जैसे आगे बहुत अच्छा लग रहा है। और कुछ सीखने को मिलेगा आप लोगों को। जैसे अब देखिए, अब यहाँ पे हम ड्राइंग पढ़ना स्टार्ट करेंगे। अभी तक तो मैंने आपको केवल NO-NC समझा रहा था, कि NO-NC समझा दिया, तो आगे जो मैं चीजें समझाऊंगा वो ईजी पड़ेगा, ठीक है। तो अब आपको मेन जो मजा आने वाली है वो अब आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमने समझ लिया ओवरलोड रिले, कॉन्टेक्टर, टाइमर, पुश बटन कैसे काम करती है। अब यहाँ पे हमारे पास में एक सर्किट डायग्राम आ गया, इस सर्किट डायग्राम को हमें पढ़ना है। अब देखिए यहाँ पे एक सर्किट डायग्राम है, इस सर्किट डायग्राम में थोड़ा सा एक डायग्राम जो वो अलग तरीके से बना हुआ है। यहाँ पे राउंड बना हुआ है, ये हमारा कॉन्टेक्टर है। ये कॉन्टेक्टर कैसे होता है, कॉन्टेक्टर हमारा इस प्रकार से बना होता है, ठीक है। तो अभी के टाइम पे पूरा जो ये ड्राइंग है, जिस यहाँ से मैंने प्रिंट निकाला, उसमें इसी प्रकार से बना हुआ है। तो आप समझ लीजिएगा, M लिखा हुआ मतलब कॉन्टेक्टर है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे एक स्विच लगा हुआ है, लिखा हुआ है पायलट स्विच सच एस लिमिट स्विच, प्रेशर स्विच, ETC। कोई भी स्विच हो सकता है, चाहे लिमिट स्विच हो, चाहे प्रेशर स्विच हो, कुछ भी हो, केवल यहाँ पे एक स्विच लगा हुआ है।
अभी के टाइम पे हम पुश बटन मान के चलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखोगे इस वाले सर्किट में फेज सप्लाई यहाँ पे L1 का आ रहा है और L2 का आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे मेरा जो कॉन्टेक्टर है कितना वोल्टेज पे ऑपरेट होगा, अभी के टाइम पे क्या समझ रहे हो इसको देख के। 440। ये जो कॉन्टेक्टर है, ये कॉन्टेक्टर हमारा 415 वोल्ट के पावर सप्लाई पे काम करेगा। एसी होगा कि डीसी होगा? एसी। कैसे पता चला एसी है? सर L1 L2 L1 L2 आपको मालूम है कि जो हमारा RYB पावर सप्लाई होता है, उस पावर सप्लाई को हम यहाँ पे L1 L2 L3 से भी डिनोट करते हैं। मोस्टली कंडीशन में आपको L1 मतलब कि L1 L2 L3 देखने को मिलेगा, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड होता है। इंडिया में मोस्टली कंडीशन में RYB करके देखते हैं, लेकिन आउट ऑफ इंडिया L1 L2 L3 ही देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यदि आप यहाँ पर ये देखते हो कि L1 L2 लिखा हुआ है, मतलब समझ लीजिएगा कि ये हमारा AC पावर सप्लाई है। कितना वोल्टेज है वो नहीं बताया गया है, लेकिन इंडिया के हिसाब से L1 L2 का मतलब यहाँ पे हमने 415 वोल्ट का पावर सप्लाई ले लिए। मतलब कि यहाँ पे एक डिवाइस लगा हुआ है, क्या इसको डिवाइस बोलेंगे? क्या इसको ऑपरेट करने के लिए पावर सप्लाई चाहिए होगा? इसको पावर सप्लाई चाहिए क्या? चाहिए। ये मेरा पुश बटन है, पुश बटन को पावर सप्लाई चाहिए क्या? वोल्टेज से मतलब ही कि कितना वोल्टेज दे रहा हूँ इसको? नहीं सर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे OL लिखा हुआ है, OL का मतलब होता है ओवरलोड रिले। तो क्या यहाँ पे ओवरलोड रिले जो है इससे वोल्टेज से मतलब है क्या इसको? अभी के टाइम पे इस सर्किट में ये जो पावर सप्लाई हम दे रहे हैं L1 L2 का, वो पावर सप्लाई किसको दे रहे हैं? ये यहाँ पे जो कॉन्टेक्टर है उस कॉन्टेक्टर को हम पावर सप्लाई दे रहे हैं। और यहाँ पे हमें पता चल गया कि इस कॉन्टेक्टर को यहाँ पे 415 वोल्ट का पावर सप्लाई दिया जा रहा है। मतलब कि ये जो कॉन्टेक्टर, ये कॉन्टेक्टर हमारा 415 वोल्ट के पावर सप्लाई पे वर्क करेगा। केवल डायग्राम देख के हमें इतना चीज पता चल गया। अब देखिए, अब यहाँ पे कॉन्टेक्टर जो है इसको चालू करने के लिए पावर सप्लाई देना है। कैसे दूंगा, क्या करूं? इसको प्रेस कर दूं क्या? यहाँ पे चालू हो जाएगा? चालू होगा? देखिए, चालू करने के लिए यहाँ पे जो पुश बटन है हमारा, या फिर लिमिट स्विच जो है, या फिर प्रेशर स्विच जो है, उनमें उनको ऑपरेट करके इस वाले कॉन्टेक्ट को क्लोज करना पड़ेगा। क्लोज करने के बाद ही पावर सप्लाई यहाँ से आगे फ्लो होगा। अब इसको क्लोज करने का तरीका क्या है वो डिपेंड करता है डिवाइस क्या यूज हुआ है। लिमिट स्विच है तो उसको ऑपरेट करना पड़ेगा, पुश बटन है तो प्रेस करना पड़ेगा, प्रेशर स्विच है तो जिस चीज का प्रेशर मेजर कर रहा है, जैसे कि हवा का मेजरमेंट कर रहा है, लिक्विड का मेजरमेंट कर रहा है, तो उसका जो प्रेशर है वो प्रेशर उतना होना चाहिए जिससे कि इसको प्रेस कर सके और पावर सप्लाई को आगे फ्लो करवा दे। ऐसा ही है ना? तो अभी के टाइम पे मैंने बोला कि इसको मैंने प्रेस कर दिया और पावर सप्लाई आगे चला गया, क्या मेरा यहाँ पे कॉन्टेक्टर चालू हो जाएगा? यस चालू हो जाएगा। चलिए, अब मैं यहाँ पे काम करता हूँ कि यहाँ पे इसको चालू कर दिया। अब यहाँ पे एक टेस्ट बटन जो है, इस वाले बटन को मैंने प्रेस कर दिया। कॉन्टेक्टर चालू रहेगा कि बंद रहेगा? बंद हो जाएगा। क्यों बंद होगा? क्योंकि होल्डिंग वो हमारा 9596 वो एनो बन जाएगा, कॉन्टेक्टर अनहोल्ड हो जाएगा। क्योंकि हमें मालूम है कि यहाँ पे जो NC कॉन्टेक्ट है ये ओपन होगा और उसी NC कॉन्टेक्ट को यहाँ पे दिखाया गया है, तो इस कंडीशन में हमारा कॉन्टेक्टर बंद हो जाएगा। क्लियर है? यस। चलिए, अब ये डायग्राम जो बना हुआ है, इस डायग्राम को थोड़ा सा एक्चुअल में कैसे प्रैक्टिकली कनेक्शन होता है उसको समझते हैं, ठीक है। तो अभी के टाइम पे मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे जो मेरा फेज सप्लाई है ना, फेज सप्लाई को मैंने इस वाले पुश बटन को दे दिया। ऐसा ही है ना? फेज सप्लाई जो यहाँ पे आया है, इस फेज सप्लाई को यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, जो कि मैंने यहाँ पे आपको दिखा दिया। अब यहाँ पे आप देखोगे इस वाले पुश बटन के आउटपुट से पावर सप्लाई कहाँ जा रहा है? कॉन्टेक्टर के A1 पे। कॉन्टेक्टर तो यहाँ पे इस पुश बटन का आउटपुट जो है इस जगह से पावर सप्लाई लेके आया और इसका A1 कहाँ पर है? ऊपर साइड है। तो ऊपर साइड में यहाँ पे मैंने फेज सप्लाई दे दिया। तो यहाँ पे इतना वायरिंग जो है वो वायरिंग यहाँ पर इस प्रकार से कनेक्ट किया गया है। ऐसा ही है ना? अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ये जो कॉन्टेक्टर का A2 टर्मिनल है, इस जगह पे पावर सप्लाई कहाँ से आ रहा है? ये क्या चीज है? OLR का NC है। तो यहाँ पे OLR का NC है तो आउटपुट यूज हुआ है मतलब कि 96। तो 96, अभी 95 ले लेते कोई फर्क नहीं पड़ता है, 95 भी ले सकते हैं, 96 भी ले सकते हैं, कॉन्टेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं यहाँ पे 95 से एक वायर लेके आया और इसको लाके यहाँ पे A2 पे कनेक्ट कर दिया। यही हुआ है ना यहाँ पे? यस। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि ये जो OLR है, इस OLR का जो इनपुट सप्लाई जो आ रहा है वो इनपुट सप्लाई नेगेटिव पावर सप्लाई होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, नेगेटिव पावर सप्लाई एक ले लेता हूँ और इस नेगेटिव पावर सप्लाई को लाके यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। सॉरी, L2 नहीं, एक मिनट गलती कर दी मैंने, न्यूट्रल सप्लाई नहीं है, वो L2 है। ये L2 सप्लाई, चलिए यहाँ पे L2 का पावर सप्लाई आया है। तो L2 का पावर सप्लाई को दिखाने के लिए मैं यहाँ पर
L2 लिख देता हूं, यहां से लेके आया और यहां पे कनेक्ट कर दिया। तो ये जो डायग्राम आप देख रहे हो, यही डायग्राम मैंने यहां पे प्रैक्टिकली बना दिया। कुछ डाउट है क्या इसमें? नहीं सर। क्लियर है? डायग्राम जो देख रहे हो उस डायग्राम का एक्चुअल में कनेक्शन कैसे होता है पैनल के अंदर, समझ में आ गया क्या आपको? ठीक है, तो इतना चाहिए आपको, समझ में आ गया। चलिए कुछ क्वेश्चन बन रहे हैं यहाँ पे। चलिए मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ आप लोगों से। अभी मैंने मल्टीमीटर लिया और मल्टीमीटर का जो प्रोब है, एक प्रोब को मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, रेड वाले प्रोब को, और ब्लैक वाले प्रोब को यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। ठीक है, ब्लैक वाले प्रोब को, और मैंने यहाँ पे मल्टीमीटर में एसी वोल्टेज को मेजर करने के लिए कर दिया हूँ। क्या मुझे यहाँ पे वोल्टेज मिलेगा? नहीं, नहीं मिलेगा? जी मिलेगा, मिलेगा सर। क्योंकि येनो ओपन है सर, कॉन्टैक्ट ओपन है ये। नहीं सर, मिलेगा। नहीं मिलेगा नहीं सर। मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे हमें पावर सप्लाई नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि आप देखोगे मल्टीमीटर जो है उसके जरिए यदि हमें वोल्टेज को मेजर करना है तो पोटेंशियल डिफरेंस हमें मिलना चाहिए। और पोटेंशियल डिफरेंस कहां से मिलेगा? यदि हमारा L1 का और L2 का पावर सप्लाई यदि यहां पे दोनों जगह से आता तो हो जाता, या फिर मैं इस वाले प्रोब को यहां पे ना लगा के कहीं और कनेक्ट कर देता, न्यूट्रल सप्लाई के साथ कनेक्ट करके इसको चेक करता तो वोल्टेज मिल जाती मुझे। लेकिन अभी के टाइम पे मैंने क्या किया हूं, इस वाले मल्टीमीटर को यहां पे लगाया हूं और एक यहां पे लगाया हूं। तो अभी के टाइम पे देख रहे हैं कि जो L2 का पावर सप्लाई, वो पावर सप्लाई तो यहां तक आ रहा है, लेकिन L1 का पावर सप्लाई यहां पे इस जगह से केवल इस जगह पे है, इसके आगे पावर सप्लाई फ्लो नहीं हो पा रहा है। तो क्या हुआ, मल्टीमीटर का जो एक ही प्रोब है उसी को पावर सप्लाई मिल रहा है, और इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो मेजर करने के लिए यहां पे इसको पावर नहीं मिल रहा है। तो इस कंडीशन में यहां पे मल्टीमीटर हमारा वोल्टेज शो नहीं करेगा। क्लियर है? अब मैं यहां पे एक काम करता हूं, यहां पे जो पावर सप्लाई है, एक को तो मैं यहीं पे कनेक्ट किया हूं, दूसरा प्रोब जो है ना उसको मैंने एक अर्थिंग के साथ कनेक्ट कर दिया। यहां पे एक अर्थिंग है, इस अर्थिंग के साथ इसको कनेक्ट कर दिया। अब मल्टीमीटर वोल्टेज दिखाएगा क्या? दिखा देगा, 230 वोल्ट दिखाएगा। 230 वोल्ट दिखाएगा। ठीक है, चलिए बढ़िया। अब मैं काम करता हूं, यहां पे मल्टीमीटर को हटाया इस जगह से और इसको मैंने यहां पे कनेक्ट कर दिया। वोल्टेज दिखाएगा? नहीं। सोच के बताइएगा, दिखाएगा कि नहीं दिखाएगा? दिखाएगा सर। दिखाएगा सर। चलिए, जो दिखाएगा बता रहे हैं उसका रीजन क्या है बताइए। पावर फ्लो हो रहा है सर उसमें, क्या चीज? करंट फ्लो हो रहा है ओएलआर से। OLR से फ्लो हो रहा है, लेकिन यहाँ पे तो कोयल है ना, एक कोयल लगा हुआ है यहाँ पे। तो कोयल में हो क्या रहा है सर? जी बिल्कुल, यहाँ पे कोयल लगा हुआ है। तो कोयल मालूम है ना, इंडक्टर होता है, इस प्रकार से कोयल बना हुआ है। तो कोयल का यदि इधर साइड से पावर, जैसे कि इधर साइड से, एक मिनट, अगर मैं इधर साइड से इसको पावर सप्लाई दे रहा हूं तो ये पावर सप्लाई यहां तक आ जाएगा, यदि मैं यहां पे कुछ और कनेक्ट नहीं किया हूं तो। अभी के टाइम पे कनेक्ट है क्या? यहाँ पे इस जगह पे कुछ कनेक्ट है क्या अभी के टाइम पे? वोल्टेज भी ड्रॉप करेगा क्या? बता रहा हूं। अभी के टाइम पे यहाँ पे अगर मैं चेक करूं पावर सप्लाई, तो इस कंडीशन में यहाँ पे मुझे पावर सप्लाई मिलेगा। ठीक है, लेकिन आपका जो कॉइल है, ये कॉइल अभी के टाइम पे ओपन कंडीशन में क्यों है? क्योंकि यहाँ पे एनो कांटेक्ट है, तो एनो कांटेक्ट यहाँ का पावर सप्लाई रोक के रखा है, इसके आगे नहीं जान दे रहा है। तो इस कंडीशन में यहाँ पे जो कॉइल बना हुआ है, वो कॉइल क्या करेगा, यहाँ पे जो पावर सप्लाई आ रहा है इसको आगे की तरफ फ्लो करवा देगा यहाँ तक। और यदि मैं मल्टीमीटर के प्रोब को यहाँ पे कनेक्ट कर दूं तो वोल्टेज शो कर देगा। अब वोल्टेज जो होगा ना, मान लीजिए कि यहाँ पे अगर फेस इस जगह पे आप वोल्टेज चेक करो तो 415 मिल रहा है, तो इस जगह पे आपको 414 या फिर 413 इस प्रकार से मिलेगा। 1-2 वोल्ट ड्रॉप होगा, ज़्यादा नहीं ड्रॉप होगा, 1-2 वोल्ट होगा, वो भी इंटरनल रेसिस्टेंस की वजह से। और ज़्यादा रेसिस्टेंस होता नहीं तो 1-2 वोल्ट ही ड्रॉप करेगा, ज़्यादा ड्रॉप नहीं कर पाएगा। सर कैसे 414 मिलेगा? अगर हमारा यहाँ पे एक ग्राउंड से जुड़ा हुआ है और एक फेस से है तो हमारा तो वोल्टेज ही मिलना। मैं एग्जांपल दे रहा था, 230 वोल्ट, 415 है तो यहाँ पे फेस टू न्यूट्रल ले रहे हैं, तो वो यहाँ पे वोल्टेज होगा 230 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, एक्चुअल में अगर 200, आप, मैं एक्सप्लेनेशन गलत कर दिया। मेरा जो एक्सप्लेनेशन था यहाँ पे मैं ये बोलना चाह रहा था, अगर मैं यहाँ पे इस जगह पे फेस सप्लाई रखूं और यहाँ पे एक ग्राउंड है, तो और इसके बीच में वोल्टेज यदि मेजर करता हूँ 230 वोल्ट मिलता है, और उसी वोल्टेज को यदि मैं यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, एक प्रोब को दूसरे को यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, तो यहाँ पे 230 की जगह पे हमें यहाँ पे 229 वोल्ट, 228 वोल्ट इस प्रकार से थोड़ा सा 1-2 वोल्ट ड्रॉप के बाद में मिलेगा, या फिर हमें बराबर भी मिल सकता है, डिपेंड करता है कि रेसिस्टेंस कितना है। जी सर की बातों पर मत जाओ, भावनाओं पर जाओ। भर सर क्या बोलना चाहते हैं? भावनाओं के जाएंगे ना तो बहुत दिक्कत हो जाती है। ठीक है, तो अभी के टाइम पे हमने 2 मिनट ये बताओ। कॉइल शॉर्ट हो जाएगा तो ये शॉर्ट सर्किट हो सकता है क्या? कॉइल शॉर्ट मतलब? ये एम का कॉइल फेस टू फेस शॉर्ट सर्किट तो नहीं हो जाएगा?
नहीं होगा। कॉइल ऑपरेटिंग वोल्टेज जो होता है ना, उसका ऑपरेटिंग वोल्टेज होता है कितना वोल्टेज पे ऑपरेट होगा। आपने देखे होंगे हमारे घरों में जो बल्ब होता है, उस बल्ब को हम यहाँ से फेज देते हैं और यहाँ से न्यूट्रल देते हैं, तो बल्ब ग्लो होता है कि नहीं होता है? नहीं वो तो होता है। बस आ रहा हूँ एग्जांपल पे आ रहा हूँ। अब मैं यदि यहाँ पे फेज सप्लाई कनेक्ट कर दूं और यहाँ पे न्यूट्रल सप्लाई कनेक्ट कर दूं, अब क्या होगा? शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। शॉर्ट हो जाएगा ना। फेज हो जाएगा तो यहाँ पे आपका शॉर्ट क्यों सर्किट। नहीं हुआ? क्योंकि ये जो बल्ब है, क्योंकि इस वहाँ बल्ब पे का एक जो फाइल- रेसिस्टेंस है, पावर जो है, वो क्या कर रहा है, इस वाले पावर को कंज्यूम कर जा रहा है, और कंज्यूम करने के बाद उसको पूरा का पूरा यहाँ पे मतलब कि पावर जो है उसको ब्राइटनेस में, उजाला में कन्वर्ट कर दे रहा है। अगर मैं यहाँ पे 230 वोल्ट वाली बल्ब लेता हूँ और यहाँ पे इधर फेज दे दिया, इधर भी फेज दे दिया, अब क्या होगा? सर बॉल फट जाएगा। उसमें चालू नहीं बल्ब होगी। यहाँ पे जल जाएगा। क्यों जल रहा है? क्योंकि इसका जो ऑपरेटिंग वोल्टेज है 230 वोल्ट है। ये वोल्टेज जो ड्रॉप करने की क्षमता है इसका 230 ही है, हमने यहाँ पे 415 कनेक्ट कर दिए, तो बाकी जो वोल्टेज बचा हुआ वो क्या कर रहा है, इसको शॉर्ट कर रहा है, और शॉर्ट करके यहाँ पे बल्ब को ब्लो करवा दे रहा है। सेम इसी तरीके से अगर यहाँ पे आपका कॉन्टेक्टर जो है वो 230 वोल्ट का है, आपने इधर से फेज सप्लाई दे दिए, इधर से फेज सप्लाई दे दिए, इस कंडीशन में क्या होगा? ये कॉन्टेक्टर कॉइल जल जाएगा सर। कॉइल जल जाएगा। लेकिन यही कॉन्टेक्टर यदि हमारा 415 वोल्ट वाला रहता है, तो इस कंडीशन में क्या होगा? चालू हो जाएगा कॉन्टेक्टर। कॉन्टेक्टर हमारा चालू हो जाएगा, काम करेगा। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। नहीं, अब अगर उसका कॉइल फॉल्टी हो जाता है, इनकेस शॉर्ट हो जाती है कॉइल, जी तो देखिए, फिर शॉर्ट अगर सर्किट मान लीजिए यहाँ पे एक कॉइल बना हुआ है इस प्रकार से, अब ये कॉइल जो है यहाँ का, वो कॉइल जो है यहाँ पे टच हो गया, ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होगा? यहाँ पे फेज सप्लाई दिए और यहाँ पे एक दूसरा फेज सप्लाई है L2 का आया है, तो इस कंडीशन में क्या होगा? यहाँ पे इतना कॉइल जो है बाईपास हो गया ना, तो यहाँ का पावर सप्लाई केवल इतना सा होते हुए डायरेक्टली यहाँ से इस जगह पे चला गया, तो जो हमारा कंडीशन बल्ब में हो रहा था 415 वोल्ट वाली, वही यहाँ पे हो गया, तो यहाँ पे कॉइल जो है वहां पे तुरंत शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, क्योंकि वोल्टेज ड्रॉप नहीं हो पा रही है। ओके, ठीक है। ठीक है, तो इतना चीज समझ लिए। चलिए अब यहाँ पे एक क्वेश्चन बना हुआ है, उसको बात कर लेते हैं, फिर क्लास को एंड करते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पे एक सवाल आपसे ये पूछता हूँ कि अभी के टाइम पे यहाँ पे जो मेरा पुश बटन है, सॉरी हाँ पुश बटन है, इस पुश बटन के यहाँ पर और यहाँ पे मैं वोल्टेज चेक कर रहा हूँ, वोल्टेज मिलेगा क्या मुझे? मिलेगा सर, वोल्टेज मिलेगा? मिलेगा मिलेगा सर, सर। मिलेगा सर, क्योंकि इधर से भी आ रहा है, इधर से भी आ रहा है। कितना वोल्टेज मिलेगा? 415, 410, हाँ ऐसा वही कुछ तो समथिंग, नहीं मतलब कि है। जो हमारा इनकमिंग वोल्टेज है उसी वोल्टेज के आसपास मुझे मिल जाएगा। प्लस माइनस क्यों आ मिल जा रहा है? जाएंगे। क्योंकि इस वाले कोयल के थ्रू यहाँ पे रिटर्न में यहाँ तक जा रहा है और इधर से तो आ ही रहा है, तो इस जगह पे मुझे वोल्टेज मिल जाएगा। क्लियर है? तो जब ट्रबल शूटिंग करने जाओगे तो आप देखिएगा, अगर आपका जो कॉन्ट्रेक्टर का कोयल है उसका ऑपरेटिंग वोल्टेज कितना है। अभी कुछ दिन पहले, ज्यादा दिन की बात नहीं है, 5-6 दिन पहले ही सर वो डॉट लाइन क्यों दिया है? क्या चीज? डॉट लाइन दिया है क्यों दिया है? समझ नहीं पा रहा हूँ। वो कॉन्ट्रैक्टर के लिए बटन के पास में तो हाँ डॉट लाइन है ना उसका। इसको भूल जाइए, जो मैकेनिकल मैंने बताया था कॉन्टेक्ट, वो समझ भूल जाइए। इस वाले ड्राइंग में केवल यहाँ पे शो किया गया एक्सप्लेनेशन करने के लिए। ठीक है, ये पावर सप्लाई डायरेक्ट जा रहा है, इसका वो मतलब नहीं है जो मैंने बताया था। ठीक है, अभी की कंडीशन में इस वाले सर्किट में। ठीक है, तो यहाँ पे हमने समझ लिया कि अगर हमारा यहाँ पे कॉइल जो है वो 415 वोल्ट वाली है, तो इधर का पावर सप्लाई इधर रिटर्न में देगा और यहाँ पे चेक करेंगे तो हमें पावर सप्लाई मिल जाएगा। ओके, तो ये क्लियर है ना? अब जो नेक्स्ट क्लास होगा, कल की क्लास में हम इस वाले सर्किट के बारे में, आगे जो सर्किट होगा उसको हम धीरे धीरे पढ़ते चलेंगे। ठीक है, बेसिक वाला क्लास 1-2 क्लास चलेगा, उसके बाद हम एडवांस वाले क्लास पे, मतलब कि ड्राइंग जो एक्चुअल ड्राइंग होता है, जो कि हमारे इलेक्ट्रिकल पैनल के ड्राइंग होते हैं, जैसे कि इस टाइप का ड्राइंग जो है, इस टाइप के ड्राइंग को हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे 1-2 क्लास के बाद, बेसिक को खत्म करने के बाद में। क्लियर है? ओके सर। ठीक है, बाकी आज का जो क्लास है, ये क्लास को यूट्यूब पे भी देखा जा रहा है। आज का क्लास जो मैंने फ्री में कर दिया हूँ सभी स्टूडेंट के लिए, यूट्यूब पे भी ये वीडियो चल रहा है, मोर देन 200-300 स्टूडेंट देख रहे हैं यूट्यूब पे भी। तो अगर आप लोग कोई भी क्लास को ज्वाइन करना चाहते हैं तो अभी सीट खाली है, अगर कोई स्टूडेंट ज्वाइन करना चाहता है तो हमारा जो मोबाइल नंबर है, इस मोबाइल नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर जो हमारा यूट्यूब का वीडियो है उसके डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दिया हो, वहां से आप डायरेक्टली कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो, या फिर कोई दिक्कत है तो डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर लीजिए, मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा कोर्स को, उसको आप ज्वाइन कर सकते हो। बाकी जितने स्टूडेंट हमसे जुड़े हुए हैं, आप लोगों को डेली क्लास ग्रुप, व्हाट्सअप ग्रुप पे जो बना हुआ है, उस ग्रुप में मिल जाएगा लिंक डेली क्लास का, तो उस वाले लिंक पे क्लिक करके जैसे आज आप क्लास को ज्वाइन किए, सेम तरीके से आप लोग ज्वाइन हो सकते हो। ठीक है, बाकी आप लोग कुछ डाउट है या फिर क्लास कैसा लगा, आप लोग फीडबैक दे सकते हो। आज पहला क्लास था हमारा, कैसा लगा आप लोगों को? बहुत अच्छा लगा। क्लास तो अच्छा है। ठीक है, अच्छा पढ़ा रहा हूँ कि नहीं पढ़ा रहा हूँ?
समझ में आ रही है? बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूँ कि ऐसा ही आपको सर पसंद एक आते रहे, क्वेश्चन मजा है आते रहे, मजे के साथ आप सर, एक लोग। क्वेश्चन है जी जी। सर, ये रिकॉर्डेड वीडियो मिल जाएगा क्योंकि मंडे ट्यूसडे अगर कोई अवेलेबल नहीं है तो वर्किंग टाइम पे कोई अवेलेबल नहीं है तो वो रिकॉर्डेड वीडियो देख सकता है? बिल्कुल, पूरा ये जो क्लास हुआ है, ये क्लास का पूरा रिकॉर्डिंग हो चुका है। इस वाली रिकॉर्डिंग को मैं 1-2 घंटे में अपलोड कर दूंगा। उसके बाद आप ऐप में ओके। लॉगिन करके डायरेक्टली क्लास को देख सकते हो। ऐप मालूम है ना कौन सा है? ऑलराइट सर, ऑलराइट सर, थैंक यू सो मच सर। तो वहाँ से आप क्लासेस को देख सकते हो। सर स्ट्रीम बंद कर दीजिए ना। ठीक है, तो वहाँ से आप लोग क्लासेस देख लीजिएगा। बाकी कोई डाउट हो, दिक्कत हो तो आप ग्रुप में भी पूछ सकते हो, बाकी लाइव क्लास में भी आप लोग पूछ सकते हो। ठीक है, ऑलराइट सर, थैंक यू सर। चलिए तो आज के इस क्लास को समाप्त करते हैं। सभी को गुड नाइट, स्वीट ड्रीम, बाय। गुड नाइट सर, गुड नाइट सर। गुड नाइट, गुड नाइट।